आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिवीजन। चैप्टर नंबर 13, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ओके, जनरल क्लॉजेस एक्ट का वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा है, 12 to 14 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं उसको रिवीजन करना। अदर लॉज का चैप्टर है, और अदर लॉज में ना हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर 3 ही चैप्टर हैं। अदर लॉज में जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑन फेमा। तो इन 3 से तुम समझ लो 35-36 मार्क का तो आना ही है। तो ये 12 से 14 मार्क का वेटेज है, नाइस वन। इस चैप्टर को मैं 2 हिस्सों में देखता हूँ। एक, डेफिनेशंस। इस चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है जिनसे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन नंबर 3, कॉमन डेफिनेशंस। और फिर दूसरा है इंटरप्रिटेशन। नाउ एक बार हल्का सा बता देता हूँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इट इज लाइक अ डिक्शनरी एक्ट। ये जो एक्ट है इसका अपने आप में अकेले कोई वजूद नहीं है, कोई यूज नहीं है। इट इज अ डिक्शनरी फॉर द पर्पस ऑफ अदर स्टैट्यूट्स इन इंडिया। भारत के अंदर सैकड़ों लॉज बनाए हुए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लॉज इन इंडिया, एंड फॉर ईच लॉ दिस पर्टिकुलर लॉ सर्व्स एज अ डिक्शनरी। कि आप मान लो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो और आपको उसके अंदर कोई शब्द का मीनिंग चाहिए जो मिल नहीं रहा है, तो चांसेस है कि वो शब्द बहुत ही कॉमन लीगल वर्ड है और उसका डेफिनेशन यहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज, जैसे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, ओथ क्या होता है, ईयर क्या होता है, मंथ क्या होता है, ये सारे जो कॉमन लीगल वर्ड्स हैं जो हर लॉ में होते हैं उनका डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगा। तो तुम पढ़ रहे हो इनकम टैक्स और इसको साइड में डिक्शनरी की तरह यूज कर रहे हो, तो इसमें कॉमन लीगल डेफिनेशंस डाले हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, not just definitions but there are certain very specific rules of interpretation which are given in this particular chapter। जैसे मैक्सिमम लॉज इन इंडिया जो बनाए हुए हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर के नाउंस यूज करते हैं, ही, हिज, हिम। तो ये वाला जो लॉ है ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 13 कि जहां जहां मैस्कुलाइन जेंडर का यूज हुआ है वहां वहां फेमिनाइन जेंडर भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं कि लॉ में अगर ही, हिज, हिम लिखा है तो उसमें शी और हर इंक्लूडेड नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है, उनको भी इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, ऐसा है। तो दिस पर्टिकुलर एक्ट का कोई सेपरेट यूज नहीं है, बट इट इज यूज्ड ऑलवेज इन कंजंक्शन व्हेन यू आर रीडिंग सम अदर स्टैट्यूट इन इंडिया। ये पर्पस है इसका। ठीक है, 2-4 छोटी छोटी बातें बता देना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से हमारे देश के जो टॉप पर्सन उन्हें हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही सारे कानून को साइन करके देश पर लागू करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 1950 से हम लोग बने टोटली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लेकिन 1947 से लेकर 1950, वो जो 2.5 साल का वक्त था, उस बीच में वी वर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वी वर सेमी इंडिपेंडेंट। हमें बोला जाता था डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो ये वर्ड बार बार आएगा अंदर, डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया के दौरान 2.5 साल तक हमारे देश का जो हेड पर्सन था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे, वो कौन था? GGC, फुल फॉर्म दिख रहा है अपने को? ऑब्वियसली 1947 के पहले भी, जब से ब्रिटिश सरकार चल रही थी, उस दौरान भी वो, तब तो हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे, तो उस दौरान भी जो देश का टॉप मोस्ट पर्सन था वो कौन था? GGC। तो अक्सर क्या होगा जब हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो जहां जहां पता चलता है कि प्रेसिडेंट साइन करते हैं लॉ पे, वहां वहां और कौन साइन करता है? GGC। ये लोग बोलेंगे साइनिंग बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइनिंग बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन बार बार आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज सुन लो। भारत को ना इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, ये खुद ICA किताब में लिखा है। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स। ठीक है, पार्ट ए स्टेट्स वो थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थे, डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में। इसके अंदर ये 9 राज्य, कहां गया वो, 9 पार्ट ए स्टेट्स थे। पार्ट बी जो थे वो बेसिकली रियासतें थी जहां राजे महाराजे ने ब्रिटिश सरकार के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई हम ही चलाएंगे इसको, पर आपको हम टैक्स देते रहेंगे, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, राजे महाराजे वाले, रजवाड़े वाले। तो इसमें वो राजस्थान वाला पूरा जोन तो आएगा ही आएगा। पार्ट सी स्टेट्स थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इनमें से कुछ कुछ राजे महाराजे वाले रियासत भी थे। एंड पार्ट डी था अंडमान निकोबार। तो ये नाम बार बार आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे टेंशन वाला कौन सा था? पार्ट बी स्टेट, जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं था बल्कि राजे महाराजों के कंट्रोल में आता था। ओके, तो ये सब थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब
इस चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन, इन दोनों को मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तुम्हारे सामने यहाँ पे स्टार्ट हो गया डेफिनेशंस। सर डेफिनेशंस का ऐसा है ना कि देयर आर 28 डेफिनेशंस। हाउ मेनी? 28 लाइन से सारे डाले हुए हैं। जैसे इधर प्लीज, सेक्शन 3 का क्लॉज 2, सेक्शन 3 का क्लॉज, सेक्शन 3 का क्लॉज, सेक्शन 3 का क्लॉज 8। अब ये तो हम सबको पता ही है कि सर हम लोग क्लॉज नंबर याद करके जा नहीं सकते। तुम सेक्शन 3 बोल दो उतना चलेगा, और क्या करेंगे। बस याद रखना यहाँ सेक्शन 2 नहीं है, यहाँ सेक्शन 3 है। अच्छा, डेफिनेशंस में देयर आर 28 टोटल डेफिनेशंस व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस। तो अब 28 डेफिनेशंस में से जो लल्लू लल्लू है वो नहीं बताऊंगा, जो बम्बू बम्बू है वो सारा हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन, एक्ट। एक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? कानून नहीं है, कानून को तो एनैक्टमेंट बोलते हैं, यहाँ एक्ट का मतलब है क्राइम। तो एक्ट या क्राइम को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको चार शब्द बोलने पड़ेंगे। नंबर 1 ऑफेंस, लाल रंग दिख रहा है। नंबर 2 सिविल रॉन्ग। नंबर 3 सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब बहुत सारे ऑफेंसेस। एंड नंबर 4 इलीगल ओमिशन। तो ये चारों शब्द को पकड़ो, कीवर्ड को याद करो और अपने ग्रामर और सेंटेंस में डाल के जोड़ दो। डन है, एग्जाम के लिए उतना ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। एफिडेविट का एक डेफिनेशन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इस एक डेफिनेशन से 3 डेफिनेशन हो जाएंगे। एफिडेविट, ओथ, स्वेयर। एफिडेविट के अंदर भी 4 बातें हैं। ये मैं एक बार छोटा करूंगा, दिख रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, ऐसे ही देख लो। ठीक है, 4 बात क्या? नंबर 1 एफर्मेशन, डिक्लेरेशन बाय पर्सन्स अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। ग्रेट, ठीक है। सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट का मतलब स्टेट एक्ट से जो नहीं है, जो सेंट्रल एक्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव वाले एक्ट को क्या बोलोगे? स्टेट एक्ट। हम बात करें सेंट्रल एक्ट, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नंबर 1। नंबर 2 पार्लियामेंट के पहले एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर, उसके पहले एन एक्ट साइंड बाय जीजीसी, गवर्नर जनरल काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, लंबा सा है पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये मत सोचो कि मोदी जी, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वो व्यक्ति जो साइन करके हमारे देश में लॉ लेकर आ सकता है संघ के संग, वो कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और संविधान चालू होने के पहले वो कौन था? जीजीसी। तो आपको वैसे सोचना है। ठीक है, तो पहला लाइन, इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स द गवर्नर जनरल काउंसिल। और नीचे नंबर बी, इन रिलेशन टू एनीथिंग डन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इन दोनों के अंदर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, जिसमें से एक तो चीफ कमिश्नर है, याद रहेगा ही कि एक तो चीफ कमिश्नर बोल ही दोगे, और 1-2 एक्स्ट्रा वर्ड्स है जो याद करके डालने पड़ेंगे। कमेंसमेंट मतलब द डे व्हेन द स्टैट्यूट कम्स इनटू फोर्स। डॉक्यूमेंट का मतलब, डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन मैं इंटरप्रिटेशन के अंदर रिवाइज करा दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, करेंसी नोट को भारत सरकार डॉक्यूमेंट नहीं मानती, उसको डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन से अलग रखा गया है। करेंसी नोट वो भी तो एक डॉक्यूमेंट जैसा है, बट इट हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिकॉज उसके ऊपर स्पेशल लॉज जो आरबीआई बनाता है वो अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट। एनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट मतलब लॉ। तो एनैक्टमेंट वर्ड के को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बोला रेगुलेशन। देखो, रेगुलेशन, रेगुलेशन अंडर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे कोड मिला। एंड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और रेगुलेशन। फाइनेंशियल ईयर मीन्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। गुड फेथ, एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट। गुड फेथ का डेफिनेशन ऐसा नहीं कि गुड फेथ मीन्स या गुड फेथ इंक्लूड्स, नहीं। A thing is said to be done in good faith where it has been done honestly, whether or not done negligently. लेकिन मोंग ओंग पू का जो केस था उसमें बोला भाई ऑनेस्टी भी चाहिए, डिलीजेंस भी चाहिए। आप एक काम ऑनेस्टली कर रहे हो पर आप ड्यू केयर एंड अटेंशन के बिना कर रहे हो तो उसको हम गुड फेथ नहीं मानेंगे। गुड, ये फालतू है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन्स द सिक्योरिटीज issued by central government, issued by state government, but does not include securities issued by Part B states. वो राजे महाराजे वाले before the commencement of Constitution of India. Immovable property, LBTT, मैंने बोला था LGBT नहीं, LBTT, land. सबसे तगड़ा B है, benefits arising out of land, जैसे पेड़, ठीक है. Things attached to earth, building. Things permanently fastened to the things attached to earth. इसके लिए ऐसे देखो इधर, तुमको खाली yes no बोलना है. पेड़ जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी yes. मैं छोटा कर दूं? yes. नंबर 2, सेल ऑफ
टिम्बर, तो काट के अलग किया हो तो नो, दैट्स नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 3, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोला नहीं भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर इंश्योरेंस पॉलिसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट्स नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो। नेक्स्ट, ड्रेनेज ऑफ वाटर करना, नो। एग्रीमेंट टू, ये देखो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक तेंदू लीव्स, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई, ये सब क्या है, अभी तक काट के अलग नहीं किया है, जुड़ा हुआ ही है, एग्रीमेंट हुआ है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो जंगल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को सरकार ने दे दिया कि हाँ भाई तुम इस जमीन पर वो सारा पेड़ काट सकते हो, तो अभी तो काटा नहीं है ना, तो अभी वो जो एग्रीमेंट में टाइटल कन्वे हो रहा है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। राइट ऑफ एक्सेस टू द बिल्डिंग, यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मशीनरी जो जमीन से चिपकी हुई है, यस। स्टैंडिंग क्रॉप्स जो जमीन से जुड़ा हुआ है, यस। राइट टू कैच मछली फ्रॉम द तालाब, तालाब इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, पॉन्ड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड उसके अंदर मछली का जो ब्रीडिंग कर रहे हो वो तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, तो वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आनंद बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है, फेमस है। ठीक है, ये सस्ता है। पर्सन, पर्सन के अंदर कौन कौन आएगा, कैब इंक्लूड्स, मतलब ये तीन भी आएंगे और भी आएंगे, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। रजिस्टर्ड, यस, 49 नंबर देखो, भारत में कानून रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो रजिस्टर्ड व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में लॉ कौन सा, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रूल, रूल shall mean a rule made in exercise of the power conferred by an enactment, and rule includes regulations। ये दिख रहा है ना। Writing, writing includes references to printing, photography, lithography or any other mode of reproducing the words in visible or legible form। ये हो गया definitions। ठीक है, मोटे मोटे definitions। अब सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि ये जो डेफिनेशंस का आप रेंज देख रहे हो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, AIMIM, ऑल इंडिया कुछ था भूल गया मैं, AIMM पोजी, तो A से एफिडेविट, I से इमूवेबल प्रॉपर्टी, M से फिर I वापस आ गया इम्प्रिजनमेंट, फिर M से मंथ, पोजी, P से पर्सन, O से ओथ, S से सेक्शन, Y से ईयर। तो ये वाले जो डेफिनेशन से बोलता है बैकडेट से अप्लाई करेंगे, ये 1897 के पहले से 1868 1887 से अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 7 डेफिनेशंस, काऊ, फीड्स, RSS, ठीक है, ये 7 डेफिनेशन भी बैकडेट से अप्लाई करेंगे। काऊ C से, O से, W से राइटिंग, काऊ फीड्स F से फाइनेंशियल ईयर, RSS रजिस्टर्ड शेड्यूल सबसेक्शन, ये भी बैकडेट से अप्लाई करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो ऐसे तो हम जानते हैं कि ये जीसी एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल एक्ट है और स्टेट्स का भी अपना जनरल क्लॉज एक्ट होता है, तो स्टेट वाले लॉस पे स्टेट का जीसी एक्ट अप्लाई करता है, सेंट्रल वाले लॉस पे सेंट्रल का जीसी एक्ट अप्लाई करता है। हाउएवर ये 7 डेफिनेशन, 7 नहीं 6 है शायद, देखो तो गिनो तो 6 है, 6 ना, CG ऐसे, तो ये जो 6 डेफिनेशंस हैं ये बोलता है सेंट्रल लॉस पे भी अप्लाई करेंगे और स्टेट लॉस पे भी। व्हाट इज दैट, सेंट्रल एक्ट, गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉ, ये सेंट्रल लॉस और स्टेट लॉस दोनों पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, किसी भी लॉ में अगर रेवेन्यू का जिक्र हुआ है, रेवेन्यू मतलब सरकार का रेवेन्यू मतलब टैक्स, तो इट मींस टैक्स का सारा पैसा 2 खजानों में जाता है, सेंट्रल के खजाने में जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट खजाना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज डेफिनेशंस। अब हम लोग मूव कर रहे हैं द कॉमन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैं पूरा एकदम सिंपल भाषा में सारे ये इंटरप्रिटेशन के नियमों का तुमको सार बता दूंगा। ओके, ध्यान से सुनो। सेक्शन 5, तुम लोग का फोकस केवल उस चीज पे रखना जहां मैं बोलूं। सेक्शन 5, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एन एनैक्टमेंट, इसका मतलब कमेंसमेंट डेट। नॉर्मली किसी भी लॉ की कमेंसमेंट डेट कहाँ लिखी होती है, उसके सेक्शन 1 में, या फिर नंबर 2 अलग से नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट आता है, बोलता है ना अलग से कोई नोटिफिकेशन आया ना सेक्शन 1 में लिखा है, तब जिस दिन प्रेसिडेंट या जीजीसी ने साइन किया बोलेंगे उसी दिन वो कम इनटू फोर्स हो गया। ठीक है, बस यही है सेक्शन 5। The day when it receives the assent of the President of India after commencement of Constitution or the GGC before commencement of Constitution, मतलब enactment date will be equal to commencement date। ठीक है, अच्छा,
क्या को अगर एक लॉ है जो प्रेसिडेंट ने तो साइन कर दिया था पर अभी तक वो कमेंस ही नहीं हो रहा है, तो क्या कोर्ट गवर्नमेंट को फोर्स कर सकता है कि इसको लेके आओ? अभी नहीं, इस दिन लेके आओ नहीं, लेकिन कोर्ट कैन नॉट इशू अ मैंडेमस ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट. हाउएवर द कोर्ट थ्रू अ रिट मतलब रिटन ऑर्डर आस्क द गवर्नमेंट टू कंसिडर द क्वेश्चन कि कब इसको भाई तुम लोग कमेंस करोगे. सेक्शन 6, ये भी बड़ा हॉट है एग्जाम के लिए. सेक्शन 6 का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ रिपील. सेक्शन का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ रिपील. आकाश सेक्शन नंबर 6 ये भी बड़ा फेमस है. इफेक्ट ऑफ रिपील. रिपील के 5 इफेक्ट होते हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में एक बात बता देता हूं. नवरंगपुरा गम धर्मादा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस रमतू जी रमाजी में रिपील और डिलीशन के बीच में फर्क बताया गया था और वो आया है, एग्जाम में आया है. तो रिपील पढ़ा रहा हूं मैं. रिपील का मतलब है, रिपील बोलता है कि जब आप एक लॉ को रिपील करते हो वो उसको जड़ से खत्म कर देता है. ऑब्लिटरेट्स द स्टैट्यूट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड. सेक्शन 6 किसके ऊपर है? रिपील. रिपील का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब जड़ से हटाना, मतलब एज इफ कि कभी ये था ही नहीं, मतलब बैकडेट से हटा देता है. ओमिशन डिलीशन का वो इफेक्ट नहीं है. ओमिशन डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ वाइपिंग आउट द स्टैट्यूट फ्रॉम द एनल्स ऑफ लीगल हिस्ट्री. It has a prospective effect. Section 6 is not about omission, deletion. It's about repeal. ठीक है. अब रिपील के ना 5 इफेक्ट होते हैं. रिपील, जब आप एक स्टैट्यूट को रिपील करते हो तो वो पुराने वाले स्टैट्यूट को रिवाइव नहीं करता. रिपील डज नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स. फिर देखो लाइन से, रिपील डज नॉट अफेक्ट एनी प्रायर operation of the statute. Repeal does not affect any right, privilege, obligation, liability. Repeal does not affect any penalty, forfeiture, punishment under the old law. Repeal does not affect any inquiry, investigation or other legal remedy that is being pending under the old law. तो उसको affect repeal नहीं करता है. सेक्शन नंबर 6A. इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, खाली मेरे को सुनेंगे. एक अमेंडमेंट एक्ट है, बजट फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट. उसने किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट किया है. अब बोलता है अगर आप इस अमेंडमेंट एक्ट को रिपील भी कर दो तो इसके द्वारा लाए हुए अमेंडमेंट्स वो ऑटोमेटिकली रिपील नहीं होंगे जब तक बोला नहीं जाए. ठीक है. सेक्शन 7, अगर मान लो एक पुराना लॉ था जिसको सरकार ने रिपील कर दिया, क्या सरकार उसको पुनर्जीवन कर सकती है? नाम पढ़ो. रिवाइवल ऑफ रिपील एनएक्टमेंट. आप तो बोलते रिपील का मतलब ऑब्लिटरेट, अब वो तो रिवाइव करना चाहते हैं तो रिवाइव कर सकती है. गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाएगी और उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख देगी द पर्पस ऑफ द नोटिफिकेशन इज टू रिवाइव द रिपील्ड एनएक्टमेंट, और वो फिर से जीवित हो जाएगा. तो मतलब मरे हुए लॉ को भी सरकार जिंदा कर सकती है. इसको बोलते हैं रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनएक्टमेंट. सेक्शन नंबर 8, ये बहुत सिंपल है. देखो भारत में ऐसा है ना कि अलग अलग लॉज में कभी कभार एक दूसरे का क्रॉस रेफरेंसिंग होता है. जैसे इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ रहे हो, वहां पे अचानक से आपको दिखेगा वो लोग कंपनीज एक्ट का नाम का रेफरेंस दे रहे हैं. अब बात ऐसी है कि रेफरेंसेस जब दिए जाते हैं उस समय जो नाम चल रहा होता है और जो ईयर चल रहा होता है वैसे दिया जाता है, पर बाद में तो कंपनीज एक्ट का नया वर्जन आ ही सकता है ना, है ना. तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट गिव्स अ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 1956 व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिपील्ड. उसके बदले नया कौन सा रीइनैक्ट हुआ? कंपनीज एक्ट 2013. तो बोलता है कि हमको इसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है. व्हेनेवर एनी रेफरेंस इन एनी सेंट्रल लॉ इज मेड टू अ रिपील्ड एनएक्टमेंट which has been reenacted, then that reference will be automatically interpreted as the reference to the new provisions reenacted. मतलब कहीं भी अगर किसी भी कानून में कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है तो आप उसको अपने आप ही मान लेना क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013. बहुत बढ़िया. कमेंसमेंट, जब आपको एक डेट से दूसरे डेट का डेज निकालना होता है ना कैलकुलेशन में, तो मैथमेटिकली तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको एक्सक्लूड इंक्लूड करूं कि उसको करूं, एक ही बात है. लेकिन लीगली बोलने का मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यू हैव टू काउंट 30 डेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, आई एम टेलिंग यू काउंट 30 डेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, लेट्स से टुडे, देन एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट और जो भी काउंटिंग में लास्ट है इंक्लूड द लास्ट डेट. ठीक है. टाइम, मान लो कि इसके नाम से समझ में नहीं आएगा अंदर क्या लिखा है. अंदर बहुत आसान लिखा है. टाइम मतलब ये वाला टाइम नहीं है. बोलता है फॉर अ लीगल फॉर्मेलिटी और अ लीगल प्रोसीडिंग देयर इज अ लास्ट डेट.
but on that last date the government office or the court is closed, then if you do that thing, legal thing that was required to be done by the last date, if you do it on the next working day when the court or the government office is open, then it will be considered as due compliance. आपकी कोई गलती नहीं है. जैसे एक लीगल डेट है, लास्ट डेट है, पर भाई उस दिन गवर्नमेंट का साइट ही नहीं चल रहा है या कोर्ट ही बंद है, तो हम क्या करेंगे, जब खुलेगा तब कर देंगे, उस दिन वो अलाउड है. ओके. डिस्टेंसेस, दो जगहों के बीच में डिस्टेंस जब आपको नापना है तो डिस्टेंस कर्व लाइन की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब स्ट्रेट लाइन भी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा. मान लो पॉइंट यहां पर है और पॉइंट भी पहाड़ पर है, तो आपको ये हाइपोटेन्यूस नहीं लेना है, आपको बेस देना है. कोई भी लॉ में जहां पर टैक्स या ड्यूटी डाला जाता है, इट वाज कैलकुलेटेड प्रो रेटा, मतलब प्रोपोर्शनेटली. मैंने इसमें सिगरेट का एग्जांपल दिया था एक्साइज ड्यूटी में कि 5 सेंटीमीटर के सिगरेट पे अगर इतना ड्यूटी है तो 8 सेंटीमीटर के सिगरेट पे कितना ड्यूटी होगा, प्रोपोर्शन निकाल लोगे इनटू 8/5. वैसे ही जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूड्स फेमिनाइन जेंडर, वैसे ही सिंगुलर नाउन इंक्लूड्स प्लूरल नाउन. सोल्जर सिंगुलर, प्लूरल आर्मी. ठीक है ना. ओके, दैट वाज फर्स्ट रेंज. सेकेंड रेंज है पावर्स एंड फंक्शनरी. ये बहुत इजी है, ये तो एकदम मतलब बातों बातों में कहानी में हो जाएगा. पहले इसका मतलब समझो. सर फंक्शनरी का मतलब होता है a government officer or a government department which is performing the government function, उसको बोलते हैं functionary. मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं. the person who is teaching is a teacher, the person who is performing the government function is a functionary. तो फंक्शनरी गवर्नमेंट इंसान भी हो सकता है, मतलब ऑफिसर, या ये क्या नाम है तुम्हारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है. पुलिस इंस्पेक्टर क्या है, फंक्शनरी. IAS ऑफिसर क्या है, फंक्शनरी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, फंक्शनरी. GST डिपार्टमेंट क्या है, फंक्शनरी. ऐसे. ठीक है. सबसे पहले इधर फंक्शनरी. इन सरकारी फंक्शनरीज को लॉ, स्टैट्यूट, एक्ट, रेगुलेशन बहुत सारे पावर्स देते हैं, तभी तो लोग अपना काम कर पाते हैं. भाई पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत सारे पावर्स है कि नहीं, जो हमारे तुम्हारे पास ऑब्वियसली नहीं है. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक गाड़ी जा रही है, पुलिस इंस्पेक्टर को पावर है गाड़ी को रोको और वो ड्राइवर से वो मांग सके लाइसेंस और चेक कर सके. ये पावर हमारे पास है क्या, मैं भी खड़ा हो गया सड़क पे गाड़ी जा रही, रोको लाइसेंस, मुझे कोई लाइसेंस नहीं देगा. आई डोंट हैव दैट पावर. दैट मैन, द फंक्शनरी, हैज द पावर फ्रॉम सम एक्ट और रेगुलेशन. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन नंबर 14. फंक्शनरी को ये जो पावर मिलता है ये वन टाइम पावर नहीं है, ये टाइम टू टाइम वाला पावर है. मतलब एज एंड व्हेन द ओकेजन अराइजेस दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर. ये कोई वन टाइम पावर नहीं है, ये वो कोई ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं कि बस एक ही बार चला सकेंगे, नहीं. ये जो पावर मिला है ये बार बार टाइम टू टाइम वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं. गुड. सेक्शन नंबर 15. जब भी किसी सरकारी ओहदे में फंक्शनरी लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रहा है तो अपॉइंटमेंट दो तरह से हो सकता है. बाय नेम, बाय नेम का मतलब होता है फ्रेश अपॉइंटमेंट, और दूसरा होता है एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट, मतलब एक सरकारी ऑफिसर ऑलरेडी कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है, उसको आपने इस पद पे भी टेम्पोररी लगा दिया. दैट्स कॉल्ड एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल ICAI इज अ गवर्नमेंट बॉडी. ICAI का प्रेसिडेंट इज अ काइंड ऑफ अ फंक्शनरी. जो भी आदमी ICAI का प्रेसिडेंट बनेगा ऑटोमेटिकली वो नाफरा का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा. नाफरा का क्या बन जाएगा, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर. ठीक है. ओके. जिस अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने का पावर है, जो अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया, वो अथॉरिटी आपको सस्पेंड या डिसमिस भी कर सकती है. ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स इन द हाई कोर्ट. वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, तो सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं. जब एक फंक्शनरी बॉडी को दूसरे फंक्शनरी बॉडी से आपने सब्स्टिट्यूट किया, एग्जाम्पल देखो, एडवाइजरी बोर्ड, PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950. बेसिकली डिटेंशन मतलब अरेस्ट करके जेल में रखना बिना लीगल हियरिंग के, बिना कोर्ट हियरिंग के, बस आपको घर के अंदर रखा हुआ है. डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव मतलब क्योंकि आपके खिलाफ इतने संगीन आरोप है कि हमको डर है कि आप बाहर रहोगे तो कांड मचा दोगे, तो अंदर ही रखा है आपको पुलिस वाले. ठीक है. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट.
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड था, तो इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंक्शनरी। इसको सब्स्टिट्यूट करके एक नया बनाया, न्यू एडवाइजरी बोर्ड। तो सब्स्टिट्यूट होके बनाया नया, इसको मतलब बर्खास्त किया गया और नया लाया गया। अब आप एक बात समझो, कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी के पास ट्रिमेंडस पावर्स होते हैं और ड्यूटीज होते हैं, जो कहाँ से आता है? सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन से, जो उनके ऊपर अप्लाई कर रहा है। अब वो सारा का सारा पावर, ड्यूटी और स्टैट्यूट इस पे अप्लाई करेगा कि नए वाले पे करेगा? नए वाले पे। तो आप चाहते हो कि पुराने वाले फंक्शनरी को जब सब्स्टिट्यूट करें तो उसके सारे पावर्स और एक्ट्स जो है वो शिफ्ट होके इस पे आ जाए। उसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, आपको बस एक ही काम करना है, नया वाला जो बॉडी बना है उसको एक ऑफिशियल टाइटल देना है। तो हमने इसको ऑफिशियल टाइटल दे दिया, एडवाइजरी बोर्ड। पढ़ो, पुराने एडवाइजरी बोर्ड ने कुछ ऑर्डर पास किए थे, तो नया एडवाइजरी बोर्ड उनको रिव्यू करके सिलेक्टेड बेसिस पे उनको अप्लाई इंप्लीमेंट कर सकता है, अरेस्ट ऑर्डर्स को, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी वो पावर्स है। क्वेश्चन है कि नई बॉडी के पास पावर्स कहां से आएंगे? बोला जब सब्स्टिट्यूट हो गया तो ऑटोमेटिकली पुराने बॉडी पास जो पावर्स था वो सारा किसके पास आ जाएगा? नए बॉडी के पास आ जाएगा। नाम पढ़ो, एक को पूरा हटाओ और नया लाओ, ये अलग है। 18 क्या है? सक्सेसर का मतलब हटाना नहीं होता, इट हैपेंस इन द नेचुरल कोर्स। पुराने वाले का टर्म खत्म हो गया तो नया आएगा ना भाई। अभी मैंने तुम लोगों को, शायद तुम ही लोगों को सीएजी दिखाया था, संजय की मूर्ति है ना, वो पुराने वाले जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी सीएजी थे उनको हटा के आए हैं, सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब हटा के नहीं आया, मतलब टर्म पुराने वाले खत्म हुआ और नया आया। तो सक्सेसर के ऊपर भी तो सारा लॉज अप्लाई करेगा। तो मतलब बहुत सिंपल है, उसको सक्सेसर बोल दो। क्या बोल दो? जैसे आप सक्सेसर बोलोगे उसके ऊपर सारा लॉज वगैरह सब अप्लाई होना चालू हो जाएगा। आरटीसी, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950, उसके अंदर पहले से बॉम्बे में एक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बॉडी थी जो बसेस चलाती है, नाम क्या है? ठीक है, इसको खत्म करके एक नया सक्सेसर आया है, तो ये सक्सेसर है। तो सक्सेसर को बस आप सक्सेसर बोल दो, उसके बाद सारे पावर्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी है, सक्सेसर मतलब जो आएगा, ठीक है। इनकम्बेंट मतलब जो अभी है। इनकम्बेंट वर्ड बहुत फेमस है, लॉ में लीगल वर्ड है इनकम्बेंट। हु इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री नरेंद्र मोदी। हु इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसे इनकम्बेंट जो अभी है, ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब सक्सेसर पता नहीं कौन होगा, ठीक है। सच्ची में मतलब इधर, ठीक है। सेक्शन नंबर 19, ओके। पूरा मतलब होता है ना, दिमाग का मेरा फ्लो ही बदल दिया है पूरा। मैं इसमें घुसा हुआ हूं पूरा, मतलब खींच के एकदम कहां पर। सेक्शन नंबर 19, ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। लाइक प्रेसिडेंट इज द ऑफिशियल चीफ, वाइस प्रेसिडेंट इज द सबऑर्डिनेट। कभी कभी जब चीफ अनुपस्थित है, अवेलेबल नहीं है, तो टेम्पररी उसकी पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करता है? सबऑर्डिनेट। तो उस वक्त चीफ के ऊपर जो भी पावर्स एंड लॉज है वो सब किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? सबऑर्डिनेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एक था खत्म। अब ये एक बहुत बड़ा रेंज चालू हो रहा है। इस रेंज का नाम है सर, ये क्या होता है? देखो सर, एक्ट जो होता है ना उसमें खाली प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं और एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, पर उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए, सर्कुलर्स चाहिए, नोटिफिकेशंस चाहिए, फॉर्म नंबर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो सारा जो लेजिस्लेशन है जो एक्ट को सपोर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट खुद नहीं बनाता, बल्कि पार्लियामेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट बॉडी या मिनिस्ट्री को पावर दे देता है कि आप लोग बनाओ। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। लेकिन कंपनीज रूल्स, नोटिफिकेशन, फॉर्म्स, ऑर्डर्स का पावर किसको दे दिया? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दिया। तो पावर डेलीगेट कर दिया कि तुम बनाओ भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसमें 3-4 कारण है। नंबर 1, टाइम नहीं है, ठीक है। नंबर 2,
बार बार वो जो नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे रूल्स, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का भी टाइम नहीं है। नंबर 3, एक्सपर्टाइज भी नहीं है। कंपनी लॉ की एक्सपर्टाइज एमसीए के पास है कि पार्लियामेंट के पास? एक्सपर्टाइज भी नहीं है, तो इसलिए वो डेलीगेट किया जाता है। इनको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ मैंने याद करने के लिए एक जुमला सिखाया था, नौसर फब। नौसर फब फुल फॉर्म नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, बायलॉज, फॉर्म्स, ऐसा नौसर फब। ठीक है, तो हर जगह तुम लोग नौसर फब मत लिखना, तुम पूरा ही फुल फॉर्म लिखना, क्योंकि वो कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को लेकर ही इन्होंने 5 इंटरप्रिटेशन के नियम बनाए हैं, सेक्शन नंबर 20 से लेकर 24 तक। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर इंटरप्रिटेशन को लेकर नियम बनाए गए हैं, और सरल है, सिंपल है, कोई मतलब हार्ड वार्ड बात नहीं है। सेक्शन नंबर 20, इंटरप्रिटेशन ऑफ नौसर फब। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? लॉ में कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ नौसर ऑर्डर्स एसेट्रा मतलब नौसर फब। ठीक है, इन्होंने बोला अगर कोई शब्द का डेफिनेशन एक्ट में दिया हुआ है और वो शब्द नौसर फब में यूज हो रहा है, तो उस शब्द का मतलब जो एक्ट में डेफिनेशन दिया है वही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। नाउ दैट्स अ कॉमन सेंस थिंग, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 31 में डिफाइंड है। तो अब आप कंपनी लॉ का जब प्रोस्पेक्टस वाला रूल्स पढ़ोगे, उसमें भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस आता है, तो क्या वहां सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब कुछ और हो जाएगा क्या, कि वही रहेगा जो एक्ट में है वही रहेगा? Words and phrases used in the Nausar verb shall have same meaning as given in the Principal Act. Section number 21। ठीक है, सेक्शन 21 का टाइटल इतना लंबा है कि वो सेक्शन के बराबर ही है। मतलब सेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर 1.5 लाइन का, तो इसका टाइटल भी 1.5 लाइन का ही है। मतलब टाइटल और सेक्शन औकात में एकदम बराबर हो गए, तो फिर सेंस नहीं बनता रिपीट करने का। ठीक है, जो लिखा है मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस अथॉरिटी को भारत सरकार ने पावर दिया कि तुम नौसर फब बनाओ, उसके पास नौसर फब अगर बनाने का पावर है तो उसको अमेंड करने का पावर भी है। एमसीए रूल्स बनाता है तो एमसीए रूल्स अमेंड भी करता है। आवारा, ऐड, वेरी, अमेंड, रेसेंड। ठीक है, तो जिस अथॉरिटी के पास नौसर फब बनाने को पावर मिला है, उसको चेंज करने को पावर ऑटोमेटिकली मिला है। तो एमसी तो चेंज करता ही रहता है रूल्स वगैरह। कितने सारे जो अमेंडमेंट्स में पढ़ाया हूँ तुमको, वो तो बेसिकली रूल्स वाले अमेंडमेंट थे, फॉर्म्स के अमेंडमेंट थे जो इन्होंने निकाले, एमसीए ने, पार्लियामेंट ने नहीं। सेक्शन नंबर 22, ये भी एक्चुअली इसका जो हेडिंग है पूरा सेक्शन के साइज के बराबर है। मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है, जैसे द थिंग इज लाइक दैट कि हाँ, मान लो कि एक्ट बना हुआ है पर अभी तक कम इनटू फोर्स नहीं हुआ है, नौसर फब बन गया है, तो नौसर फब भी तब तक कम इनटू फोर्स नहीं होगा जब तक एक्ट कम इनटू फोर्स नहीं हो जाए। यहां पढ़ना, when a statute has been enacted but not yet commenced, then although the authority MCA may prepare the rules वगैरह, such rules cannot come into force until and unless the act comes into force. Obviously नौसर फब एक्ट को सपोर्ट करने आया, तो एक्ट ही अगर कमेंस नहीं हुआ तो रूल्स कमेंस हो ही नहीं सकते। ये 23 नंबर ना इनका बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है। इन्होंने बोला कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को जो पावर मिलता है ना रूल्स वगैरह बनाने का, इसका एक मैनर ऑफ पब्लिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस पब्लिकेशन। कहने का मतलब है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रूल्स वगैरह का ड्राफ्ट पहले पब्लिश करेगा, फीडबैक मंगाएगा, फिर फाइनल वर्जन लेके आएगा। ये नियम है एज पर सेक्शन 23। इसको बोलते हैं पब्लिकेशन ऑफ रूल्स आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। मतलब पहले ड्राफ्ट पब्लिश करो, फीडबैक मंगाओ, फिर लाओ। लेकिन
5 पॉइंट्स का ये जो स्टेप्स है ना, ये देख रहे हो 5 स्टेप्स, 5वां स्टेप जो है ना वो ऊपर के चारों स्टेप्स की धज्जी उड़ा देता है। 5वां स्टेप बोलता है कि अगर एक बार सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रूल्स को नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पे ले आए, इट इज डीम्ड कंक्लूसिव एविडेंस कि ऊपर के 1 2 3 4 भी फॉलो हुए हैं। बिकॉज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आते रहता है 99% टाइम वो ड्राफ्ट में आता ही नहीं है, सीधा पब्लिश। ठीक है, तो 5th पॉइंट जो है ना वो पावर दे देता है कि ऊपर के 4 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द 5 स्टेप्स? नंबर 1, लाल रंग खाली, पहले ड्राफ्ट पब्लिश करो। नंबर 2, पब्लिश इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आजकल प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब क्या? वेबसाइट। ठीक है। नंबर 3, उसमें एक लास्ट डेट डालो कि लास्ट डेट है, इसके बाद हम लोग फाइनलाइज करेंगे, उस तक ही आपका फीडबैक लेंगे हम। नंबर 4, कुछ ऐसे नौसरफब होते हैं जिसमें दूसरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज का भी अप्रूवल चाहिए, जैसे आरबीआई, सेबी का, तो बताओ उनके सजेशंस और इम्प्रूव उसको भी कंसिडर करेंगे। 5 नंबर, 5 नंबर पढ़ो। कि आपने ऊपर के 4 स्टेप फॉलो किए हैं, डीम्ड है। तो ये 5 नंबर स्टेप क्या करता है? ये ऊपर के 4 स्टेप्स की एकदम धज्जियां उड़ा देता है। नंबर 24, अगर एक्ट रिपील हो भी जाए, उसके नौसरफब ऑटोमेटिकली रिपील नहीं होते जब तक उनको अलग से रिपील ना किया जाए। मैंने कारों की कहानी बताई थी कि कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था, सेक्शन 143 नोटिफाई भी हो गया था, 143 का 11 भी नोटिफाई हो गया था, मतलब कम इनटू फोर्स, पर उसके नए कारों बने नहीं थे। तो पुराने कारों जो ओल्ड लॉ बने थे, शैल कंटिन्यू अंटिल दे आर स्पेसिफिकली सुपरसीडेड। तो 2015 में नया कारो आया था और उसने कारो 2003 को सुपरसीड किया था, तब वो हटा था। तो एक्ट के मरने से नौसरफब अपने आप मरता नहीं है, अनलेस दे आर स्पेसिफिकली रिपील्ड एंड सुपरसीडेड। इससे क्या होता है ना बेसिकली कि नया लॉ आया है तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को तो टाइम चाहिए ना टू मेक नया नौसरफब, तो दे टाइम कि ठीक है जब तक हम नया नौसरफब नहीं बना देते तब तक पुराना वाला नौसरफब चलता रहेगा। जनरल क्लॉजेस का आखिरी हिस्सा, मिससेलेनियस, सेक्शन नंबर 25, किसी भी लॉ में अगर फाइन और पेनल्टी की रिकवरी करनी है तो रिकवरी शैल बी डन एज पर इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हाउएवर एक जनरल बात आप याद रखो, अगर किसी लॉ में उसके अपने स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशंस दिए तो जीसी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में रिकवरी ऑफ फाइन का बहुत डिटेल प्रोसीजर है, तो वहां ये 25 नंबर सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी, ये सीधा संविधान से निकला है, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पढ़ो तो आर्टिकल 20, एक ही गुनाहों की सजा बार बार सजा नहीं मिलेगी, जो मिलना है सजा एक बार मिलेगा, मतलब एक ही बार जो देते तो बार सजा नहीं देंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने क्लियर समझाया था कि मान लो एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और वो 2 लॉ में कवर हो रहा है, सेम क्राइम बट इंडिया में मल्टीपल लॉज है, तो कांड एक करोगे फंसोगे 4 जगह। तो एक लॉ का आपने वायलेशन किया, जो लोग इनकम टैक्स रेड में फंसेंगे ना वो इनकम टैक्स में तो गए बाबू, संग संग जीएसटी में नहीं फंसेंगे क्या? क्योंकि इनकम टैक्स में चोरी किया तो पक्का का बिल ने तो जीएसटी में नहीं दिया होगा। नंबर 3, कच्चा पक्का, मनी लॉन्ड्रिंग, कच्चा पक्का। मैं जब ये कच्चा पक्का बोलता हूं ना मेरे को हमेशा कमेंट आता है कच्चा क्या होता है। ठीक है, आई मीन ब्लैक मनी, व्हाइट मनी। ठीक है, तो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग में भी आके फंस जाओगा। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत गंदा है, मनी लॉन्ड्रिंग में इंप्रिजनमेंट रिगरस वाला होता है, सिंपल इंप्रिजनमेंट होता ही नहीं है, रिगरस इंप्रिजनमेंट मतलब होता है। तो आप कांड एक किए पर फंसे 3 जगह, वो जो बोलते नहीं कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वैसा वाला सीन है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो आपने एक कांड किया, फंस गए 2 लॉ में, ये लॉ बोलता है 3 साल की जेल, ये लॉ बोलता है 5 साल की जेल, तो अल्टीमेट जेल कितना? 3 साल भी हो सकता है, जज की इच्छा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, पर जो होगा आज ही होगा, बार बार नहीं होगा कि अभी 3 साल के लिए जाओ, निकलोगे तब सोचेंगे और 5 देना है कि नहीं देना है, वो नहीं भाई, फिर वो 3 साल तक बेचारा सोचता रहेगा क्या होगा, है ना। आज ही 8 देना, आज दे दो, पर ये नहीं करना कि अभी तो मैं 3 दे रहा हूं, एक बार तुमको इंस्टॉलमेंट में निकलना, उस दिन देखेंगे 5 करना है कि नहीं करना। भाई वो नहीं होगा, जो देना आज ही दे दो। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी। सर ये आर्टिकल 20 में भी लिखा और ये सेक्शन नंबर 26 ऑफ कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, सेक्शन नंबर 26 ऑफ
जनरल क्लॉज एक्ट में भी सेम बात लिखा हुआ है कि 2 बार सेम गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। ये भी इनका बड़ा फेमस है 27 नंबर पर, ये है एकदम लल्लू टाइप्स। ओके, कोई भी अगर नोटिस किसी के ऊपर सर्व करना है तो इट विल बी डीम्ड टू बी ड्यूली सर्व्ड। रिसीव होना जरूरी नहीं है, इट विल बी डीम्ड टू बी ड्यूली सर्व्ड इफ 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अगर वो नोटिस इस तरीके से भेजी गई है, then it is deemed to be duly served whether you have received or not, that is not our lookout। ठीक है, सेक्शन नंबर 28, साइटेशन। साइटेशन मतलब एक साइटेशन वर्ड इज अ वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने नहीं बोलते, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग बातचीत में भी तो कई बार दोहा यूज नहीं करते क्या? संत कबीर कह के गए, गुरु नानक कह के गए, तुलसीदास कह के गए, शेक्सपियर कह के गया, बोलते हैं ना ये सब अपने। ठीक है, तो आप बेसिकली उस बड़े आदमी को साइट कर रहे हो, समझ रहे हो? आप उस बड़े आदमी को क्या कर रहे हो? साइट कर रहे हो, कोट कर रहे हो। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति स्पीच देना चालू करता है तो अपने स्पीच में भी वो दूसरे का रेफरेंस दे देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटेशन। तो वैसे एक लॉ दूसरे लॉ का रेफरेंस दे सकता है कि नहीं, इसको बोलते हैं साइटेशन। समझे क्या? तो सर उसका स्टाइल होता है, अगर एक लॉ किसी दूसरे लॉ को साइट करना चाहता है तो उसका नाम बोल देगा, लॉन्ग टाइटल या शॉर्ट टाइटल। पहला पॉइंट पढ़ो, citation of an enactment cite by reference to, you want to, one statute wants to make a citation of another enactment, it can cite by reference to long title, short title। आप उस एक्ट के किसी सेक्शन को रेफर करना चाहते हो तो सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर। citation of any provision, then how can you cite it? by section number and आप पूरा सबसेक्शन भी नहीं, उसका 1-2 लाइन खाली रेफर करना चाहते हो, एनी पोर्शन ऑफ द प्रोविजन, एनी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? उस 2 लाइन का बिगिनिंग और एंड का 2-2 वर्ड डाल के कोट्स डाल दो, हो जाएगा साइटेशन। इसको बोलते हैं द मैनर ऑफ साइटेशन। सेक्शन नंबर 29, 1897 में ये जो लॉ आया इंटरप्रिटेशन का, 1897 वाला, इट डज नॉट अफेक्ट the interpretation of the laws made before 1897 unless there are specific provisions। तो जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन में सेक्शन 4 और 4 जो था वो बोलता था ना कि ये डेफिनेशन काउ फीड आरएसएस ये पुराने पे भी लगेंगे तो लगेंगे, वरना पहले का जो चल रहा है सो चल रहा है। सेक्शन नंबर 30, जो वर्ड जहां जहां एक्ट लिखा है वहां वहां ऑर्डिनेंस भी इंक्लूडेड है। सर ऑर्डिनेंस भी एक्ट जैसा ही होता है। Ordinance is a temporary law brought into force directly by signing by the President of India on the suggestion of the cabinet minister without passing in Lok Sabha and Rajya Sabha। ये टेम्पररी टाइम्स पे आता है और इसकी औकात एक्ट जैसी होती है। तो जहां जहां एक्ट का रेफरेंस है वहां वहां ऑर्डिनेंस भी इंक्लूडेड है। खत्म होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, एक नया चैप्टर अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। प्यार से इसको स्टूडेंट्स लोग IOS भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ही बोल सकते थे पर ठीक है IOS। तो अक्सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को लेकर ये मेरे पास कमेंट आते रहता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, छोड़ के जाएंगे, हार्ड है, छोड़ के जाएंगे, जबकि ये आसान चैप्टर है। तो मैं पूरा कंसेप्चुअली अभी रिवाइज करा दूंगा, एकदम कंसेप्चुअली रिवाइज हो जाएगा, कोई मतलब हाई फाई बातें नहीं, कुछ नहीं। ये फ्लेवर में किसी भी स्टैट्यूट जो अपने पूरे 15 चैप्टर्स हैं उन सबसे इजी है फ्लेवर वाइज। ठीक है, सबसे इजी है और इसमें कोई पेनल्टीज भी नहीं है, इसमें याद करने का, रट्टा मारने का कोई डेटा भी नहीं है, इसमें सेक्शन नंबर भी नहीं है क्योंकि ये एक्ट ही नहीं है। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स के आगे कोई साल लिखा हुआ है क्या? तो ये सर ये एक्ट नहीं है। तो है क्या ये? मैं बताता हूं आपको। ये पैदा होता है डॉक्ट्रीन्स से। ये चैप्टर पैदा किससे होता है? डॉक्ट्रीन्स से। सर व्हाट इज अ डॉक्ट्रीन? कोर्ट में जब एक ही मसले को लेकर, मैं भी कोर्ट का फोटो दिखाऊंगा, कोर्ट में जब एक ही मसले को लेकर बार बार केस आ रहा है ना, तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस वक्त कोई अच्छा जज क्या करता है, उस मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बना देता है कि देखिए इस बार हर बार ये झमेला आता है, तो जब ये झमेला है इसको इंटरप्रेट करने के लिए आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करना, रूल नंबर 1 2 3 4, और वो बन जाते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं बना है,
ये 200 साल के लीगल हिस्ट्री में धीरे धीरे अलग अलग लॉस, केस लॉ से क्रिएट होके बना है। इस चैप्टर को पढ़ोगे तो भर भर के केस लॉस आएंगे, और अगर केस लॉ के नाम से डर लगता है छोड़ दो केस लॉ, उसका टेंशन मत लो, पर कंसेप्ट को तो पकड़ो, कंसेप्ट तो मजेदार है, एग्जाम्पल्स तो मजेदार है, कंसेप्ट एग्जाम्पल्स मजेदार है, भले तुमको केस लॉ से डर लगे। तो ये डॉक्ट्रिन से बना हुआ चैप्टर है, इसमें इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे नियम है जो हम लोग अक्सर लॉ पढ़ते वक्त यूज करते ही रहते हैं, हमें पता नहीं होता पर हम यूज करते रहते हैं। तो यहां पे हम लोग प्रॉपर कोडिफाइड तरीके से उसको पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स का वेटेज तीनों अदर लॉ चैप्टर में से कम है। जैसे ये देखो तुम जरा, 3 अदर लॉ के चैप्टर, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, फेमा, ज्यादा किससे आ रहा है? जनरल क्लॉजेस और फेमा से 12-14 कम किससे आ रहा है? पर सर कम भी बोलूं तो ऐसा नहीं कि 2-4 मार्क का आ रहा है, 10 तो आ ही रहा है भाई, 8 से 10 वो आ रहे हैं, 12 से 14 ये आ रहा है 8 से 10, तो इसको भी मैं मतलब इग्नोर नहीं करता, तो बहुत हॉट चैप्टर है। और ये मैं बोल रहा हूँ 50 बार बोल रहा हूँ, ये फ्लेवर वाइज पूरे बाकी लॉ से एकदम इजी लगेगा। आई कैन स्टार्ट अ बैच विद इंटरप्रिटेशन, दैट मच आई कैन टेल यू। आज कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो बैच चालू किससे करना चाहता है? इजी चैप्टर से, कि भाई जो स्टूडेंट लोग को मजेदार लगे, जो इजी हो, इंटरेस्टिंग हो। ये ऐसा चैप्टर जिससे बैच तक चालू की जा सकती है, पर बैच चालू नहीं करते डर के मारे, बिकॉज स्टूडेंट का एक साइकोलॉजी रहता है कि हाउ कैन द टीचर स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14 इन द बैच, वो तो रहेगा ना चैप्टर नंबर 1 चालू करो, इसलिए, वरना चालू तो इससे सीधा कर सकते हैं, इसमें इतने ज्यादा मजेदार किस्से कहानी है। तो इसको अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? चलते हैं इसमें। वेटेज 8 से 10, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है? ये देखो, सबसे पहली बात, ये जितने भी इंटरप्रिटेशन के रूल्स हम पढ़ रहे हैं, ये किसने बनाया? ठीक है, जज बोला कि जज भी भगवान तो है नहीं, उसके सामने जब कोई केस तो आता है तो वो भी इंटरप्रिटेशन के नियमों को फॉलो करके ही करता है। तो उसने बोला जो नियम मैं फॉलो कर रहा हूं मैं लिख के भी तो दे सकता हूं, ताकि लोग खुद कर ले, ताकि अदालत में आने की जरूरत नहीं, ताकि अदालत का टाइम बचे। तो इन्होंने ही रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाया, पर किसी एक ने नहीं, ओवर द टाइम, ठीक है? और उसी को हम सारे नियमों को हमने कोडिफाई करके एक चैप्टर का शेप दे दिया है, इंटरप्रिटेशन रूल्स एंड एड्स, ठीक है? What is the need of interpretation? जरूरत क्या है? क्योंकि सर द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज already इधर, ठीक है? ये रीड हो पा रहा है ना? मैं बोल दूं सीधा, What is the need of interpretation? Sir, the language of the law cannot be drafted with mathematical precision. लैंग्वेज परफेक्ट हो ही नहीं सकती है, ठीक है? द लैंग्वेज इज ऑडी, ऑडी का फुल फॉर्म ए से एम्बिगुअस, यू से अनरीजनेबल मतलब इलॉजिकल, डी आई से डिफीट्स द इंटेंशन ऑफ द लॉ, होता ही है। और ये बात एक्चुअली सच है, बहुत सारे जो बड़े बड़े पोएट्स हैं वो भी ये बोल के गए हैं कि लैंग्वेज हमारे इमोशंस को रेस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज हम लोग जो महसूस करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और लैंग्वेज में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करके कन्वे करते हैं तो बात सामने वाले तक पहुंचती नहीं, इसीलिए लोगों के बीच में इतने झगड़े होते हैं। लोगों में तो झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, दोस्त में झगड़े होते हैं, बिकॉज जो इमोशन हमारे दिमाग में वो हम कन्वे, इमोशन टू इमोशन तो ऐसे कर नहीं सकते, वो हम कन्वे कैसे करते हैं? इमोशन एनकोडेड इनटू लैंग्वेज, लैंग्वेज डिकोडेड बाय द रेसिपिएंट एंड कन्वर्टेड बैक। तो जो इमोशन मैं एग्जैक्टली देना चाहता हूँ वो तो चेंज हो जाएगा ना तुम्हारे खोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है? तो ये भाषा की एक कमजोरी, एक वीकनेस है, ये लैंग्वेज की एक वीकनेस है। और एक बात समझो, हम लोग तो इंसान हैं, इंसानों के पास लैंग्वेज में 2 पावर है, एक है वर्बल लैंग्वेज और एक है नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज मतलब जिसको मैं शब्दों में बोल रहा हूं, या तो बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, ये शब्दों में हो रहा है, पर हमारे वर्बल लैंग्वेज इतने मजबूत नहीं होते, तो हमको सपोर्ट करने के लिए तो नॉन वर्बल लैंग्वेज है। नॉन वर्बल लैंग्वेज मतलब मेरा बॉडी लैंग्वेज। भाई नॉन वर्बल लैंग्वेज के 6-7 कंपोनेंट्स होते हैं, एक से एक। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मेरा पूरा फेशियल एक्सप्रेशन मेरे बोले हुए वर्बल लैंग्वेज को पूरा एक्सेंचुएट कर सकता है, ठीक है? अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा पूरा क्या वॉइस एक मोनोटोन एआई जैसा है क्या, कि शब्दों में उतार चढ़ाव आ रहा है, पिच आ रहा है? इससे तुम बात को समझ पा रहे हो कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम लोग बोलते वक्त ही अपने बातों को बोल्ड अंडरलाइन कर देते हैं, क्या नहीं? क्या जैसे किताब में तुम लिखते हो तो लिखा हुआ तो सब बराबर है, तो भाई सर हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे लाल रंग करो, वो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोलते वक्त तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ शब्दों में थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, लाउड बोल रहा हूं, लेस लाउड बोल रहा हूं, फास्ट बोल रहा हूं, तो मैं उसी पिच वेरिएशन से ही अपना बोल्ड अंडरलाइनिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, हाईलाइटिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं।
समझ रहे हो? तो हम तो मनुष्य हैं, चलो मनुष्य के पास तो नॉन वर्बल लैंग्वेज की भी सहूलियत है जिससे वो अपने वर्बल को फिर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि बात सामने तक पहुंच जाए। लेकिन लॉ तो लिखा हुआ है, लॉ के साथ क्या पार्लियामेंट की ऑडियो वीडियो की सीडी आती है क्या? नहीं, लॉ तो सर लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश में वेयर एक्ट में, तो वहां तो सिर्फ वर्बल लैंग्वेज है, वहां नॉन वर्बल भी नहीं है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में इश्यूज है, इसीलिए लॉ की भाषा ऑडी है। ऑडी मतलब ओके, दैट इज व्हाई वी नीड इंटरप्रिटेशन। सो डिफाइन इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है, डिफरेंस बोलने के लिए, बाद बाकी दोनों एक ही चीज है। तो जगह जगह आप देखोगे शुरू में खाली एक जगह बोला जाता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में ये हल्का सा डिफरेंस है, पर बाद बाकी पूरे चैप्टर में दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। What is interpretation? Interpretation is the process by which the real meaning of the statute and the intention of the lawmakers legislature is ascertained. Legislature मतलब parliament, legislature मतलब parliament, parliament मतलब lawmakers, लाल रंग पढ़ो। Interpretation is the process by which real meaning of the statute and the intention of the lawmaker is ascertained. That's the definition of interpretation. ठीक है, तो ये सारा जो भी इंटरप्रिटेशन का इतना सारा मटेरियल है उसको कोडिफाई करके चैप्टर में डाला गया है। अब सर यहां दो चीजें हैं, रूल्स एंड एड्स। ये जो सफेद रंग आप देख रहे हो ये सब रूल्स है। क्या है? रूल्स। रूल्स टोटल तुम्हारी किताब में 9 है। 7 प्राइमरी रूल्स, 7 प्राइमरी रूल्स, 2 सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स के नाम में रूल रहता है, रूल रहता है, और सेकेंडरी रूल्स के नाम में डॉक्ट्रीन रहता है, पर चीज एक ही है। रूल्स हो गया एक, और दूसरा चीज होता है एड्स। एड्स मींस टूल्स। एड्स मतलब टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये नीचे आप देख रहे हो 4 नंबर 5 नंबर, इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स। कितने एड्स हैं? 16। देखो 10 इंटरनल एड्स, ये एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो रूल्स एंड एड्स को कोडिफाई करके एक चैप्टर का शेप दिया गया है, और हमें ये सारा रिवाइज करना है। अभी आप करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट का एकदम सरल मतलब होता है कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, इट्स डॉक्यूमेंट। टी शर्ट पे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट। ओके, टैटू बनाया माँ का लाडला माँ का लाडला, मतलब अगर ये अलाउड होता ना तो मेरा भाई बना चुका होता है ये टैटू पहले ही, ठीक है हाँ, मैं बाप का लाडला वैसा वाला, ठीक है। तो द थिंग इज दैट वो टैटू भी आप बना रहे हो, उसमें शब्द हैं, तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। अच्छा, शब्द भी जरूरी नहीं है, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, मतलब सिंबल्स भी चलेंगे। मतलब जैसे बड़े बड़े हीरो लोग होते हैं, भगवान शंकर की यहाँ पे फोटो बनाई हुई, वो भी डॉक्यूमेंट है। मतलब वो भले ही वो डायग्राम तो है ना, वो तो ऐसे डॉक्यूमेंट। तो इवन अ पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट इज अ डॉक्यूमेंट। तो जरूरी नहीं कि अल्फाबेट्स होना चाहिए। सो लेट्स डिफाइन। कभी डेफिनेशन में मीन्स होगा, कभी इंक्लूड्स होता है अलग जगह। डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है? एनी मैटर वेड, तुम लोग उसको देखो, तुम लोग बोर्ड को देखो, वेड, रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। नंबर 3, अपॉन एनी सब्सटेंस, नीचे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अच्छा, करेंसी भी डॉक्यूमेंट जैसा है, पर उसको भारत सरकार ने डेफिनेशन के बाहर रखा है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड करेंसी नोट्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट और रीड का भी डेफिनेशन उसी तरह से। अब हम लोग मूव कर, ये देखो इंटरप्रिटेशन का एक डेफिनेशन हल्का सा बताया हुआ है। क्या हल्का सा? मैं बता देता हूं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में ना जो शब्द लिखे हुए हैं हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे, हम उन शब्दों में कुछ ऐड या कुछ डिलीट नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम उन शब्दों का सही मतलब निकालने के लिए उन शब्दों में कुछ ऐड कर सकते हैं, फ्यू वर्ड्स, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फर्क है, ठीक है। बाकी दोनों एक जैसा है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। ये पढ़ो तो लाल रंग, ठीक है ना। अब सर पढ़ते हैं क्या करके। ये रहे मेरे सामने 7 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन। मैं नाम से बता सकता हूं तुम सब, ठीक है। ये चैप्टर एकदम मतलब मैं बता रहा हूं कंसेप्चुअल है, एकदम कंसेप्चुअल मस्त चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ते वक्त ना मेरे को अपने वो बायोलॉजी टीचर की याद आती है, शंकर नारायण सर की।
बायोलॉजी मतलब साइंस बैकग्राउंड का हूं तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबका अच्छा होता है मोस्टली, बायोलॉजी कई जन का घुसा हुआ रहता है, ठीक है। एंड अगर भारत में थ्योरी की कोई सबसे बड़ी पढ़ाई है तो वो डॉक्टरी है। इंजीनियर इज नंबर्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे बड़े थ्योरी के एक्सपर्ट्स हैं। मतलब थ्योरी का एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूं उनके सामने, क्योंकि डॉक्टरी का जो पूरा पढ़ाई है बायोलॉजी, पूरा वो 10-12 साल जो उनका पढ़ाई चलता है, इट इज लर्निंग 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 मगिंग अप, इससे बहुत हार्ड। उनके तो वो जो नाम भी होते हैं कई सारे, तुम तो जानते हो, मतलब भयंकर वाले नाम होते हैं बॉडी पार्ट्स के या दवाइयों के या बीमारियों के, भयंकर। तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का थियरी है वो डॉक्टरी। तो बायोलॉजी का एक टीचर था, मतलब बायोलॉजी से मैं बहुत डरा हूँ क्लास 10 तक, लेकिन 10 में फिर 1 महीने का हमारे एक टीचर थे, कोई मतलब मेरे भी नहीं, वो मेरे दोस्तों ने पता नहीं कहाँ से क्या सोर्स निकाल के जुगाड़ा था कि वो डॉन बॉस्को में ये टीचर है, बहुत फेमस है, सुना है इनसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनसे पता नहीं वो सेटिंग किया, वो पढ़ाते भी नहीं थे, मतलब ये नहीं कराते थे, कोचिंग क्लासेस नहीं कराते थे। तो उनसे बात किया, बोला ठीक है मैं 1 महीना पढ़ा दूंगा। तो आई थिंक 15 क्लास हुआ होगा मुश्किल से, 15-20 क्लास, भाई घोल के पिला दिया बायोलॉजी। वो आदमी आता था, इंग्लिश बोलता था, वो हिंदी भी नहीं पढ़ाता था, मतलब ही वाज अ साउथ इंडियन, ठीक है। तो वो इंग्लिश ही बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, वो बोर्ड पेन कॉपी वो कुछ नहीं, बस वो पढ़ 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 बताया जा रहा है, और हम लोग ऐसे हाँ बोलो, पूरा बायोलॉजी याद करा दिया था। भाई ये वैसा ही चैप्टर है एकदम, ये ऐसा ही चैप्टर था एकदम, मतलब किताब पेन कुछ चाहिए नहीं, खाली अपने नाम से पूरा बैठ के तोड़ फाड़ सकते हैं। सबसे पहला नाम लिटरल, नाम पढ़ा बोर्ड पे, लिटरल का मतलब होता है लेटर, जैसा लिखा वैसा करो, ठीक है। और मैंने क्या एग्जांपल दिया, जैसे हम लोग बोलते नहीं, हम लोग ह्यूमन बींग्स ना हमेशा एग्जैजरेटेड भाषा में बात करते हैं, फाड़ देंगे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना पेपर अच्छा गया, फाड़ के आया हूं, पेपर फाड़ के आए हो। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है पेपर फाड़ ही के आए हो, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो लॉ में लिखा है लेटर वही समझो, बस अपना बुद्धि मत लगाओ। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन मैं सही मायने वो बोलूं तो ये एक्चुअली कोई इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, क्योंकि सर अगर उसका लेटर ऑफ द लॉ लैंग्वेज इतना ही स्पष्ट होता तो हम बात ही क्यों करते इंटरप्रिटेशन की, फिर तो हम फॉलो कर लेते। जैसे सरकार ने बोला जीएसटी तुमको देना है 18%, इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई ऑडी है नहीं, ये तो क्लियर है, लेटर ऑफ द लॉ फॉलो करो, दे दो, बात खत्म। इस तो द फर्स्ट रूल इज ऑलवेज कि अगर लेटर ऑफ द लॉ क्लियर है, स्पष्ट है, तो उसमें आपको चुपचाप वो फॉलो करना है। रेस्पेक्ट द लेटर ऑफ द लॉ बिकॉज द पार्लियामेंटेरियंस वुड हैव chosen each and every word very very carefully while drafting the law, so respect their language, follow the letter of the law. So the number 1 rule, the cardinal rule, cardinal का मतलब number 1, the number 1, the cardinal rule of interpretation is rule of literal construction, follow the letter of the law. अब देखो इसमें ना ये ग्रीक वर्ड्स चालू हो जाएंगे, ग्रीक लैटिन टाइप के, जैसे अपने इंडिया में पैदा हुए ना, इंडिया में जब भी किसी को कोई बड़ा डायलॉग बोलना है तो संस्कृत में बोलेगा, है ना। इंडिया में तुमने मालूम बहुत सारे दोहे होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, है ना। अरे श्लोक तो अलग चीज होता है। ओ अच्छा सॉरी, ये तो मेरे सामने संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, ठीक है, ओके ओके। तो जैसे इंडिया में लोग संस्कृत बोलते हैं ना, इंग्लिश में वो संस्कृत नहीं होता, इंग्लिश में वो होता है लैटिन लैंग्वेज, रोमन लैटिन ग्रीक, जो एक्सटिंक्ट भाषा है। तो इसका कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो तो। सर ये जो ब्रैकेट में गंदा सा भाषा लिखा है, एम आई सपोज टू लर्न इट, यस यू आर सपोज टू, एमसीक्यू है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनको पूछना चाहिए, हमको नहीं लगता कि पूछना चाहिए, बिकॉज आईसीए का लेवल ऊपर जा चुका है। अब वो लोग 1 मार्क के एमसीक्यू नहीं 2 मार्क के एमसीक्यू देते हैं, तो इतना सस्ता माल नहीं देंगे। कैप्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटर, नॉन इंडिजेट, ये स्टूडेंट लोग पकड़ लेगा एग्जाम में सीधा। एब्सोल्यूट सेंटेंशिया, एब्सोल्यूट सेंटेंस इंग्लिश है, एब्सोल्यूट सेंटेंस मतलब प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो इंटरप्रिटेशन, खत्म। तो ये तो पकड़ लेगा स्टूडेंट, तो इतना आना नहीं चाहिए, ठीक है। ये था सर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। अभी दूसरा क्या है मेरे सामने, रीजन। अब सुन लो, 7 रूल्स में से केवल पहला वाला जो रूल है वो बोलता है लेटर ऑफ द लॉ, बाकी सारे बोलते हैं एक ही बात, स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट ऑफ द लॉ का मतलब होता है लॉ की इच्छा क्या है, लॉ का इंटेंशन क्या है, लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था, उसको भाव दो, भाषा को भाव मत दो। जैसे अगर हमारे अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमको डांट भी रहे हैं या मम्मी मार भी रही है, तो नोबडी कैन क्वेश्चन द इंटेंशन, समझ रहे हो। लिटरली दिख रहा है पिटाई हो रही है इसकी, बचाना चाहिए, लेकिन
इंटरप्रिटेशन अगर मतलब इंटेंशन पे जाओ, तुमको मालूम है कि अगर वो कर रही है तो कुछ सही कर रही होगी, ठीक है। वो अगर मदर कुछ कर रही है ना, मदर मान लो गरम चिमटा लेके तो वो सही कर रही होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो तुम्हें बात है कि तुम ये डिजर्व करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। तो बोलता है स्पिरिट ऑफ द लॉ का मतलब होता है भाई लैंग्वेज को छोड़िए और इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स को पकड़िए, उसको पकड़िए आप, ठीक है। तो केवल पहला वाला है लेटर ऑफ द लॉ, बाकी सारे क्या है? स्पिरिट ऑफ द लॉ। अच्छा, बाकी सारे सीक्वेंशियल नहीं है कि 2 3 4, ऐसा नहीं होता। वो हालात देख के पता चलता है कि भाई यहाँ 2 लगेगा कि सीधा 5 लगेगा, यहाँ 7 लगेगा कि 3 लगेगा। तो ये कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, वो हालात देख के सब अलग अलग सिचुएशन में लगता है। 2 से लेके 7 तक ऑल ऑफ देम आर स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड दे अप्लाई अंडर डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो वो आप सर्कमस्टांस देख के समझ जाओगे भाई यहाँ पे कौन सा लगेगा। तो नंबर 2 क्या है? रूल ऑफ रीजनेबल। रीजन, रीजन वर्ड का लिटरल मतलब लेटर ऑफ द लॉ, रीजन, रीजनेबल कम्स फ्रॉम रीजन। रीजन मतलब लॉजिक, मतलब लॉजिकल सोचो। जो लिखा हुआ है वो अपने को इलॉजिकल लग रहा है। क्या लग रहा है? औड़ी, औड़ी का यू क्या था? अनरीजनेबल। तो ये मेरे को इलॉजिकल लग रहा है। तो लॉजिक सोचो क्या होगा, इंटेंशन तो में करो और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करो। ये सबसे सही है सर, ये सबसे सही है। इसको लेकर मैंने कितना एक फेमस जनरल मीटिंग का केस भी पढ़ाया, शैलेश हरिलाल शाह वर्सेस मतुश्री टेक्सटाइल्स। नोटिस 21 डेज के पहले 18 डेज पहले गया, लेकिन सब आए, वोट भी किए। झूठ मूठ का एक छोटा सा शेड्यूल जिसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, वो कंप्लेंट कर रहा है कि नोटिस इनवैलिड, मीटिंग इनवैलिड, वापस से कराओ। तो वहां पे कोर्ट ने बोल दिया कि भले ही लॉ में लिखा हो 21 डेज मैंडेटरी, हम मानेंगे अंडर दीज सर्कमस्टांसेस 21 डेज डायरेक्टोरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो लॉ में लिखी बात को पलट के रख दिया कि नहीं रख दिया? लॉजिकली सोचो, पर्पस क्या होता है 21 डेज का? कि टू एनेबल एवरीवन टू पार्टिसिपेट, एंड सिंस एवरीवन पार्टिसिपेटेड इट्स ग्रेट, नो देन व्हाई डू यू वांट टू कैंसिल दैट हो गया वाला मीटिंग? एक मीटिंग हो गया, उसको कहेगा आपको कैंसिल कराना है, कोई सेंस तो बनता नहीं है। दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसमें ना मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया होगा जो मैंने हटा दिया है मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट थिंक यहाँ पे है, हाँ मैंने हटा दिया है, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ सा, ठीक है। एक पुराना केस था, ब्रिटिश केस है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट, सड़क पे कुछ चीज़ों को करना ऑफेंस माना जाएगा। तो उसमें था कि प्रोस्टिट्यूट्स लोग सड़क पे या पेवमेंट पे खड़े होकर आते जाते हुए राहगीरों को इनवाइट नहीं कर सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट वाज एन ऑफेंस। तो वो लोग सड़क पे करने के बदले बिल्डिंग की बालकनी से खड़े होके आते जाते हुए लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिए। तो अब ये ऑफेंस है कि नहीं है? एज पर लेटर ऑफ द लॉ अलाउड है, सड़क पे तो नहीं, अपने घर की बालकनी में। लेकिन अगर लॉजिक आप सोचा जाओ तो लॉजिक के हिसाब से तो पर्पस क्या था, इंटेंशन, कि भाई ये डिस्टर्बेंस या न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बालकनी पे खड़ा होकर भी कर रहा है काम तो सर वो तो न्यूसेंस है। तो कोर्ट ने बोला अप्लाइंग द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जो तुम कर रहे हो इट इज एन ऑफेंस और ये बंद करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ठीक है, इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का? रूल नंबर 3, तभी तो याद है वो है पर मैं हटा दिया उसको, मैं अब रखा नहीं हूं। स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस का केस था, ठीक है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये हार्मोनियस का मतलब होता है हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है कि दो चीजें जो आपस में विरोध है कर रही है उनके बीच में किसी तरह हार्मनी बिठाना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, डोंट थिंक दैट यू कैन डू इट एवरी टाइम, ठीक है। हर जगह आप हार्मनी नहीं बिठा पाओगे, जहां कर पाओगे कोशिश करो। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलता है एक ही एक्ट है, उसी के दो सेक्शन है जो आपस में लड़ रहे हैं, तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर दोनों सेक्शन एक ही एक्ट के हैं तो उनका पर्पस या इंटेंशन तो सेम होगा, तो आपस में लड़ाई क्यों हो रही है? भाषा की गड़बड़ी की वजह से। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि ये भी खुश वो भी खुश, दोनों की बात हो जाए। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मैंने इसका हमेशा एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, कंपनी लॉ का एग्जाम्पल दिया है। कंपनी लॉ में बोला गया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है कहीं पे भी तो आपको सेक्शन नंबर 179 BR इन BM करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, BR इन BM पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेक्शन नंबर 186 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए UBR चाहिए, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। दोनों अलग बोल रहे हैं, क्या यहां दोनों का कुछ ऐसा करके मिक्सचर कर सकते हैं कि हार्मोनियस हो पाए? हाँ सर, UBR इन BM, SR UBR
यूबीआर इन बीएम, यूबीआर इन बीएम में यूबीआर भी हो गया और बीआर इन बीएम भी हो गया, तो यहां हारमोनियस मुमकिन है तो कर पाए, हर जगह हारमोनियस नहीं हो सकता। ठीक है, सातों रूल में से सबसे डेंजरस होता है स्टूडेंट के लिए समझना ये मिसचिफ रूल या हेडन्स रूल। इसमें आप हेडन का केस बुक में भी नहीं है इंस्टीट्यूट के, और हेडन का केस पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल ढूंढ के निकाला था, पढ़ाया भी था, समझाया था। आई डोंट नो वेदर आई हैव केप्ट इट और नॉट केप्ट इट। हाँ, वो एग्जाम्पल आई हैव नॉट केप्ट ओवर हियर। ठीक है, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। मैंने अबॉर्शन का एग्जाम्पल देके इसको पूरा समझाया था। ठीक है, मिसचिफ रूल का मतलब क्या होता है कि देखिए हमेशा यहाँ पे दो लॉ होंगे, एक ओल्ड लॉ और एक न्यू लॉ। ओल्ड लॉ में कुछ कमी है जिसकी वजह से समाज में कुछ गलत हो रहा है, जिसको हम लोग मिसचिफ बोल रहे हैं। नए लॉ में उसका समाधान है ताकि वो मिसचिफ खत्म हो जाए, पर उसमें नए लॉ में भी भाषा की कुछ गड़बड़ी आ रही है इंटरप्रेट करते वक्त। तो आप हमेशा यही सोचना कि नया लॉ क्यों बनाया गया था, to suppress the mischief and advance the remedy. The purpose of the new law was to suppress the mischief prevailing under the old law and to advance the remedy. तो नए लॉ की भाषा पढ़ते हो तो अगर कुछ झमेला आ रहा है तो यू शुड इंटरप्रेट इट इन अ मैनर विच, इसका डायलॉग है ये, suppresses the mischief। इसका कितना सुंदर एग्जाम्पल था, बड़ा रेयर मिला था तुमको, मैं बता देता हूं, ध्यान सुनो। ये इंग्लैंड का ही केस है। ठीक है, रॉयल नर्सेस ब्रिटिश सोसाइटी का, रॉयल नर्सिंग सोसाइटी का। क्या हुआ था कि पहले तो वहां पे ये नियम था गोरों के टाइम पे कि अबॉर्शन एक गुनाह है, अबॉर्शन इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन, तो अबॉर्शन करना ही क्राइम है, जबकि अबॉर्शन तो करना ही पड़ेगा, इट्स अ बायोलॉजिकल सर्जरी नीडेड। तो अब क्योंकि पुराना लॉ बोलता है कि अबॉर्शन मना है, तो डॉक्टर लोग वगैरह हॉस्पिटल के बजाय घर घर में जाके अबॉर्शन करने लगे, जो कि सेफ। भाई तेरा सर्जरी घर में होना चाहिए कि अस्पताल में होना चाहिए? सर, हॉस्पिटल में ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर, जिसमें तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कुछ भी ऊपर नीचे होगा आपको कंट्रोल करके बचाया जा सकता है। घर में वो फैसिलिटी, वो इक्विपमेंट नहीं होते हैं। तो इस मिसचिफ की वजह से अबॉर्शंस क्योंकि मना है, तो लोगों के घर जाके हो रहा है, इससे मौतें हो रही हैं महिलाओं की, तो ये बंद होना चाहिए। तो उन्होंने नया लॉ बनाया। नया लॉ बोलता है अबॉर्शन अलाउड है बाय डॉक्टर्स, अबॉर्शन अलाउड है, दैट्स गुड, बाय डॉक्टर्स। तो इससे मिसचिफ कम हो गया, रेमेडी बढ़ गया। अब जब डॉक्टर लोग को अलाउड है तो वही लेडीज लोग जाके अस्पताल में करने लगे अबॉर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक नया झमेला आ गया। नया झमेला क्या था? प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दौरान जो पहला 20 वीक्स होता है, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दौरान जो पहला प्रेगनेंसी होता है 37 वीक्स का, वो फिल्मों में 9 महीना बोलते हैं, वैसे नहीं होता, डॉक्टर लोग वीक्स में बोलते हैं हमेशा। तो आउट ऑफ 37 वीक्स 20 वीक्स का जो प्रेगनेंसी होता है ना, उसमें बच्चे का साइज बहुत छोटा होता है, मटर के दाने जितना होता है। तो अगर उस दौरान ही मिसकैरेज हो जाए तो अबॉर्शन करना बहुत आसान है, बिना कोई चीड़ फाड़ के नॉर्मल रास्ते से हो जाएगा, जो नर्सेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता कि कटिंग वटिंग कुछ नहीं होगा, सी सेक्शन नहीं होगा। लेकिन 20 वीक्स के बाद क्या होता है, बच्चे का साइज गर्भ का बड़ा होना चालू हो जाता है। तो अगर उस दौरान मिसकैरेज हो जाता है, पेट में ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो अबॉर्शन के लिए काट के निकालना पड़ेगा, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा था उस वक्त गोरों के टाइम पे कि नया लॉ बोलता है कि अबॉर्शन अलाउड है बट बाई डॉक्टर। तो रॉयल नर्सिंग सोसाइटी ने केस कर दिया कि भाई पहला 20 वीक तो नर्सेस भी कर सकती है दवाइयां दे के, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनल अबॉर्शन, नॉट सर्जिकल अबॉर्शन, तो ये अलाउ करना चाहिए। कोर्ट ने सोचा अगर आज मैंने इन नर्सेस को अलाउ नहीं किया तो फिर से वही बात होगा कि ये नर्सेस भी 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी घर घर जाके टर्मिनेट करेगी इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तो फिर से वो मिसचिफ चालू हो जाएगा। एंड नया लॉ बना क्यों था? व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ द न्यू लॉ? टू सप्रेस द मिसचिफ, एडवांस द रेमेडी। तो कोर्ट ने बोला ओके, फॉर फर्स्ट 20 वीक्स नर्सेस भी अबॉर्शन कर सकती हैं, कॉल्ड हार्मोनल अबॉर्शन। तो न्यू लॉ को इंटरप्रेट उस तरह से किया जाए जो पुराने वाले मिसचिफ को सप्रेस करता रहे और रेमेडी को बढ़ाता रहे। क्लियर ना? ये है एकदम सबसे बेस्ट एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में मिसचिफ रूल का। व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप मिसचिफ रूल पे गूगल मारो, ठीक है, चाहे यूट्यूब में मारो चाहे गूगल में मारो, मिसचिफ रूल के आपको अच्छे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। आपको मिसचिफ रूल के जितने एग्जाम्पल मिलेंगे सब नंबर 2 के हैं। मतलब तुम बोलोगे भाई अगर यही एग्जाम्पल है तो फिर ये तो नंबर 2 में फिट हो रहा है, तो फिर 4 की जरूरत ही क्या है?
जितने भी एग्जाम्पल आपको मिस्चिफ रूल के मिलेंगे ना, वो एक्चुअली रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल है। तो तुम खुद ही बोलोगे ना कि देन व्हाट वाज द नीड ऑफ रूल नंबर 4, कहां आ रहा है वो सप्रेस द मिस्चिफ एडवांस द रेमेडी, समझ रहे हो? तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड मिस्चिफ रूल। ओके, नेक्स्ट रूल ऑफ, सर ये ना वेलफेयर लॉस के लिए होता है। किसके लिए होता है? भारत में बहुत सारे लॉ बनते हैं जिनका एक ही मकसद है कमजोरों को ऊपर उठाना, उनको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं? तुम्हारे सिलेबस में एक भी वेलफेयर लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है? सर कोई एग्जांपल दो। लेबर लॉस, मजदूरों के ऊपर जितने भी कानून होते हैं जिनको लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ बोला जाता है, दे आर वेलफेयर लेजिस्लेशन फॉर द मजदूर। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, कोड ऑन वेजेस, ये सब लेबर लॉज है। किसके भले के लिए आया है? एम्प्लॉयर की एम्प्लॉई। कमजोर कौन है समाज में? एम्प्लॉय, मजदूर, तो उनके भले के लिए आया। तो ये हुआ वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है? समझे क्या? और कोई एग्जांपल दो। एक और एग्जांपल है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। गर्भवती महिलाएं जो काम करती उनको 6 महीने का छुट्टी पेड लीव मिलना चाहिए, ठीक है? ये भी अगेन उनके भले के लिए है कि नहीं है? वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है? तो वेलफेयर लॉस जो होता है ना, समाज में अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को उठाने के लिए आता है। या तो वो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, या तो वो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या फिर दे हैव बीन अनफेयरली ट्रीटेड इन द पास्ट, कि सदियों का इतिहास रहा है इनके साथ बुराई हुआ है। तो अगर मैं बोलूं भारत में अंडर प्रिविलेज्ड कौन है? गरीब, महिलाएं, पिछड़ी जाति, बाय एंड लार्ज ये बोला जाता है, ठीक है? इस पे मेरे से डिबेट मत करना, ये नॉर्मल बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है? मैं आईएएस नहीं पढ़ाता, ओके? तो ये सबको बोला जाता है समाज में अंडर प्रिविलेज या फिर अनफेयरली ट्रीटेड इन द पास्ट। तो इनके भले के लिए जो भी लॉस आएगा उसको अपने बोलते हैं वेलफेयर लॉस। वेलफेयर लॉस को जब भी इंटरप्रेट करोगे, जब भी, ऑलवेज टेक साइड, द कोर्ट विल टेक साइड, कोर्ट विल गिव बेनिफिट टू द अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन। तो अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में केस हो जाए तो कोर्ट किसका पक्ष लेगा? एम्प्लॉयर का कि महिला का? महिला का। लेबर लॉस में वो हो जाए लेबर का। 15/26 इसका एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स एक्ट होता है 15/26 ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट, है ना? जब बात हुई थी 15 डेज की, तो मंथली सैलरी का 15 डेज तो 15/30 होना चाहिए था। लॉजिकल तो वही है सर, लॉजिक तो वही है, पर याद रखो ग्रेच्युटी किसके भले के लिए है? गरीब के लिए। तो 15/26 करने से अमाउंट बड़ा हो रहा है ना, ओके, गरीब अलाउड है, तुमको 15/20 भी अलाउ कर देंगे, ठीक है? तो वेलफेयर लॉस का इंटरप्रिटेशन में हमेशा अंडर प्रिविलेज का साइड लिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है बात? 6 नंबर, एक्सेप्शनल का मतलब, सॉरी, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शब्दों का जो नॉर्मल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है? मैं एक सिंपल एग्जांपल देकर तुमको समझाता हूं। फ्लावर्स सबको पसंद होते हैं, फ्लावर्स अच्छे रहते हैं, लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए या विश करने के लिए फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, फ्लावर का बुके बना के गिफ्ट करोगे, फलाने का, बहुत सारे केसेस हैं। फ्लावर्स नॉर्मली अच्छे होते हैं, लेकिन व्हाट इफ समबडी इज एलर्जिक टू पॉलन? फ्लावर्स मतलब पॉलन ग्रेन्स वगैरह होता है, एंड देयर आर सम पीपल हु आर एलर्जिक टू फ्लावर्स, ले सूंग, तो भाई वहां तो उनको तो फ्लावर गिफ्ट करना आप गलत कर दोगे ना। तो अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वो अच्छा गिफ्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में नॉर्मल शब्दों का जो नॉर्मल मतलब है वो आप नहीं लोगे, उल्टा लोगे। इसका 2 क्लासिक एग्जांपल्स है, एंड और, मे, शैल। मे शैल, मे का मतलब है ऑप्शनल, शैल का मतलब कंपलसरी। अब आपको लॉ पढ़ के लग रहा है भाई यहां लिखा हुआ मे पर होना तो चाहिए था शैल, तो वहां शैल ही पढ़ोगे। वैसे लॉ पढ़ रहे हो, लिखा हुआ शैल है, लेकिन पढ़ के लग रहा है यहां तो मे होना चाहिए था, तो पढ़ोगे मे, उल्टा पढ़ोगे। वैसे एंड और, एंड को बोलते हैं कंजंक्टिव और को बोलते हैं डिसजंक्टिव। आपको पढ़ के लग रहा है कि इन कंडीशंस के बीच में और होना चाहिए था, लिखा हुआ एंड है, तो क्या पढ़ोगे? और, वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं रूल ऑफ। इसमें मैंने हिंदू मैरिज एक्ट का एक एग्जाम्पल है जो इंस्टीट्यूट ने भी दिया है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रियम्बल होता है, जो उसका लॉन्ग टाइटल है, उसमें लिखा हुआ है अ लॉ टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, मैरिज अमंग हिंदूज। उसके अंदर सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि अ मैरिज बिटवीन गर्ल एंड अ बॉय, मतलब वही ब्राइड एंड अ ग्रूम, मे बी सॉलमनाइज्ड। तो वहां मे लिखा है कि करा भी सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला ये मे नहीं, ये शैल होगा।
बिकॉज इसमें साफ लिखा है इसके लॉ के शुरू में ही, इट इज अ लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदू, मतलब दोनों पार्टी हिंदू होना चाहिए, कोई एक पार्टी हिंदू होने से नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो वहां मे को मे पढ़ेंगे कि शैल पढ़ेंगे, कि मतलब लड़का वर और वधु दोनों हिंदू प्रजाति बोलेंगे, जाति बोलेंगे, जाति दोनों हिंदू धर्म के होने चाहिए। ठीक है, 7 नंबर। अब ये वाला ऐसा है सर जो इंग्लिश नहीं है, बाकी 6 तो इंग्लिश थे तो नाम से पकड़ देते, ये क्या एजुजडम जनरस, तो ये नाम से नहीं पकड़ पाओगे। एजुजडम जनरस इज वेरी इजी, ये वही चीज है जो हम लोग सबको नर्सरी से पढ़ाया जाता है। 4 शब्द लिखे, बोला पिक द ऑड वन आउट, गोट, शीप, बफेलो, लायन। लायन वो कार्निवोरस एनिमल है, बाकी सारे हर्बीवोरस कैटल हैं, तो ये वही वाला है एजुजडम जनरस। एजुजडम जनरस का एक बहुत फेमस एग्जांपल चलता है, आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स अ जनरल वर्ड इज रिटन, then the general word will derive its meaning from the specific words. Arms, ammunitions, gunpowder and other goods. Arms, ammunitions and gunpowder are all specific words belonging to the common category weaponry. तो other goods में milk नहीं आएगा, other goods में भी weaponry type का कुछ आएगा, है ना? कई बार अपने चीजों के बाद एटसेट्रा नहीं लिखते क्या, तो एटसेट्रा में कुछ भी नहीं आएगा, एटसेट्रा में वही आएगा जो पीछे वाले वर्ड्स के सेंस से निकल के आता है, इसको बोलते हैं एजुजडम जनरस। ये था सर 7 प्राइमरी रूल्स, एकदम सरल है। ठीक है, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेकेंडरी रूल्स, डॉक्ट्रीन, लेकिन उसके पहले आई हैव टू शो यू समथिंग। ये एजुजडम जनरस क्लियर है? एजुजडम जनरस, ये देखो उधर, आर्म्स, एमुनिशन, गन पाउडर, ये तीनों स्पेसिफिक वर्ड हैं, क्या इंडिकेट करते पढ़ो? स्पेसिफिक वर्ड ऑफ सेम प्रजाति, सेम स्पीसीज, एंड द स्पीसीज इज वेपनरी। ठीक है, ओके, तो फिर इसके बाद लिखा हुआ क्या है? एनी अदर वर्ड विच इज जनरल, तो इसका मतलब भी वेपनरी टाइप का कुछ होएगा। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं सेकेंडरी रूल्स में। यू हैव गॉट 2 डॉक्ट्रीन्स, नॉस्टिटर ए सोसायस, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो। ज्यादा हार्ड ये है समझना, ठीक है? ये कई जन को सुनने में एजुजडम जनरस लगेगा, नहीं है, अलग चीज है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं एक एग्जांपल लेकर। यहां पर क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एजुजडम जनरस। टेक दिस एग्जांपल, 4 शब्द लिखे हैं आपके सामने, चारों के चारों स्पेसिफिक है, कोई भी जनरल वर्ड्स नहीं है। देखो पहला वाला पढ़ो, क्या है? मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में मैन्युफैक्चर के बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज। बेवरेज मींस एनी ड्रिंक दैट यू कंज्यूम, इवन वाटर इज अ बेवरेज। वो प्लेन वाटर या कोल्ड वाटर को भी बेवरेज माना जाता है। चाय कॉफी तो बेवरेज होता है, ये कोल्ड ड्रिंक एक बेवरेज होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेवरेज होता है, लस्सी एक बेवरेज होता है। ठीक है, वो जो दुकानों में फ्रूट जूस, क्या बोलते हैं उसको? फ्रूट जूस ही बोलते हैं ना, जो नहीं, जो तुम्हारे सामने निकाल के देते हैं वो लोग फ्रेश, जैसे शुगर केन जूस वगैरह, वो भी मैन्युफैक्चर्ड है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज। नंबर 2 फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस में लोचा है। फ्रूट जूस एक होता है फ्रेश बना हुआ, मतलब आपके सामने फल को प्रेस करके निकाला गया। जैसे तुम्हारे घर में अगर कभी फ्रूट जूस बन रहा होगा तो फ्रेश ही तो बनेगा। ऑरेंज जूस पीना है तो वो क्या होगा, ऑरेंजेस वगैरह को छील के मिक्सी में डालेंगे, निकलेगा फ्रेश। पर सर एक फ्रूट जूस होता है जो पैक्टो के फैक्ट्री से बन के आता है, ठीक है, मतलब दैट इज अ पैकेज्ड फ्रूट जूस। नेक्स्ट, बॉटल वाटर, मतलब मिनरल वाटर जो बिकते हैं। सिरप मतलब बेसिकली होता है शरबत वगैरह की जो बॉटलें नहीं आती क्या, जो मैन्युफैक्चर्ड है, वो ठंडाई भी बोल सकते हो उसमें। ओके, अब यहां पर लड़ाई इस चीज को लेके हुआ, एक होटल है, उसने अपने गेस्ट लोगों को फ्रेश ऑरेंज जूस निकालकर पीने के लिए दिया। सरकार बोलती है टैक्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रूट जूस में भी टैक्स है। तो होटल वालों ने बोला कि देखिए यहां पे ये जो फ्रूट जूस वर्ड है ये इन तीनों के साथ घूम रहा है ना, तो एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जैसी संगति होगी वैसा ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो इन्होंने बोला, वही डायलॉग यहां चेप दिया, अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। एक शब्द का अगर सही मतलब निकालना है, भावार्थ निकालना है, तो यू कैन इंटरप्रेट इट ओनली इन द कंपनी ऑफ द अदर वर्ड्स जिसके साथ वो है। ये फ्रूट जूस वर्ड किसके साथ घूम रहा है आजकल? मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज के साथ,
बॉटल वाटर के साथ, सिरप के साथ, MBS, MBS, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज, बॉटल वाटर, सिरप, ये तीन इसके एसोसिएटेड वर्ड्स हैं। तो ये फ्रूट जूस किसके साथ घूम रहा है? इन तीन एसोसिएटेड वर्ड्स के साथ। तो एसोसिएटेड वर्ड्स का जो मतलब निकल के आता है, जो सेंस निकल के आता है, वही सेंस इस पे भी अप्लाई होगा। अगर आप इन तीनों शब्दों को गौर से सोचो तो तीनों ही फ्रेश नहीं है, तीनों ही पैकेज्ड कमोडिटी है। सिरप्स पैकेज्ड कमोडिटी जो कि चीनी वीनी मिला के से बनाया जाता है। बॉटल वाटर अगेन पैकेज्ड कमोडिटी की तरह बिकता है और इसके तो नाम में ही मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। अरे मम्मी घर में जो रोटी सब्जी बना के मुझे खाने देती, क्या मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है क्या? किचन में जो ताजा खाना बन रहा है जिसको मैं कंज्यूम करूंगा, मैन्युफैक्चर हुआ है। आज क्या मैन्युफैक्चर किया मम्मी खाने में? आलू बैगन की सब्जी और रोटी, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। तो बोल रहा है कि फ्रूट जूस भी यहां पे वही लेंगे जो पैकेज्ड है, जो मैन्युफैक्चर्ड है, और जो असली फ्रूट जूस फ्रेश प्रेस करके निकाला है उसको हम लोग मानेंगे नहीं। यानी होटल वालों तुम पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रेश जूस निकाल के दोगे टैक्स नहीं लगेगा, और पैकेज फ्रूट जूस दोगे तो टैक्स लगेगा। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही बात? ये एडजुस्डम जनरस नहीं है, वहां होता है तीन स्पेसिफिक फिर एक जनरल। यहां सारे के सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं पर सबका सेंस थोड़ा अलग अलग है। तो किसी वर्ड पे डाउट है तो देखो द वर्ड, उसकी कंपनी कैसी है, उसके एसोसिएटेड वर्ड्स कैसे, उनका जो सेंस, इसका भी वही सेंस माना जाएगा। दैट वॉज नॉस्किटर ए सोसाइस। इसका ना एक डायलॉग याद करना। जैसी संगति वैसा, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएटेड वर्ड्स। ब्रैकेट पढ़ो फिर से। ये दो डायलॉग आएगा मतलब आपसे नॉस्किटर सोसाइस पूछ रहे हैं, आपसे एडजुस्डम जनरस नहीं पूछ रहे। वो लोग एडजुस्डम जनरस कम पूछना चाहते हैं एग्जाम में, बिकॉज उनको मालूम है ये तो स्टूडेंट लिख ही देगा, क्या नहीं लिख पाएगा वो पूछो तो ये, ठीक है। हमसे पूछ के थोड़ा क्या, जो मेरे को पता होगा क्या हो रहा है मतलब एक तो बोल भी क्या रहे, मेरे को समझ थोड़ा आ रहा है इधर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन, ये नाम से गेस हो जाएगा। कंटेम्पोररी एक इंग्लिश वर्ड होता है, कंटेम्पोररी इज एन इंग्लिश वर्ड। कंटेम्पोररी का मतलब होता है तत्कालीन, उस समय और क्या चल रहा था, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पोररी। तुम लोग जो बैठे हो ना सब यहाँ पे, तुम लोग सबके सब एक दूसरे के कंटेम्पोररी हो, सेम समय में एग्जिस्ट करते हो, पर्पस सेम है, उद्देश्य सेम है, सबको पढ़ के पास होना है, तो तुम लोग एक दूसरे के क्या लगते हो, कंटेम्पोररीज। समझ गए? वैसा कंटेम्प मतलब उस समय और क्या चल रहा था उस समय। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन बोलता है कि कोई भी लॉ को जब आप पढ़ो तो पढ़ते वक्त सोचो कि जब ये लॉ बना था जिस ईयर में, उस समय हालात कैसे थे, तब आप उसका मकसद समझ में आएगा, क्योंकि समय के साथ उस लॉ का रेलेवेंस चेंज हो जाता है। बात तो सही है सर। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल मैंने क्लास में लिखाया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, केवियट एम्प्टर। क्या पढ़ाते हैं हम लोग फाउंडेशन में? हम लोग फाउंडेशन में बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एट केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी वेयर। आज के युग में लेट द बायर बी वेयर कि लेट द सेलर बी वेयर? आज के युग में कहावत है केवियट वेंडिटर, केवियट नॉट केवियट एम्प्टर। पर सर फाउंडेशन में जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 1930 में हो। उस समय का जमाना अलग था। कैसे अलग था सर? उस समय पैकेज कमोडिटीज नहीं हुआ करती थी। उस समय जो भी, एक तो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही बहुत कम थे, और जो थे वो भी थोक में थे, होलसेल में, आप जाके खरीदते थे, ठीक है। जैसे सब्जियां खरीदनी घर के लिए तो लॉट में लगा हुआ, आप चुन चुन के लो। तो वहां पे क्योंकि बायर खुद अपने आप सेलेक्ट कर रहा है, देन फॉर हिज रॉन्ग सिलेक्शन हाउ कैन द सेलर बी लायबल? तो उस जमाने में केवियट एम्प्टर चलता था। आज के युग में 99% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम आर पैकेज कमोडिटीज, जहां सिलेक्शन की कोई बात है ही नहीं, तो वहां पे सेलर इज लायबल नॉट द बायर। तो आप अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो तो आप आज के समय से पढ़ोगे कि 100 साल पहले जाके सोचोगे? दैट इज कॉल्ड कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिव, ठीक है ना।
इसी से जुड़ा हुआ एक और मंत्र है जो इससे मिलता जुलता है, क्या लिखा है पढ़ो, ऑप्टिमा लेग्यूम। ऑप्टिमा लेग्यूम का मतलब होता है परंपरा, कस्टम। कस्टम मतलब, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। देश की परंपराओं को समझना पड़ेगा अगर लॉ को समझना है तो। आज आप देखो ना, मैंने इसके लिए भी तुम लोगों को सबसे पहला एग्जांपल दिया था पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। जहां जहां पे सोनोग्राफी होता है ना, वहां लिखा हुआ रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द फीटस इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड नॉट प्रैक्टिस्ड हियर। मतलब बच्चे का गर्भ का वो जेंडर हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, वो मना है। अब आप सोचो, इंडिया में मना है, बाकी देशों में मना नहीं है। इंडिया में मना है क्योंकि इंडिया में परंपरा रही है कि बेटा मतलब पुत्र को पुत्री के मुकाबले ज्यादा फेवर किया जाता है। लोग पुत्र संतान चाहते हैं तो हो सकता है कि अगर उनको पहले पता चल जाए कि गर्भ में पुत्री है तो उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है। तो आपको यहां पे जो मिसचिफ और कस्टम चल रहा है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाई पीसीपीएनडीटी एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स। अमेरिका में तो नहीं है ऐसा कोई एक्ट, वहां तो पहले से जेंडर पता कर लेते हैं। बिकॉज सर देखो, हर चीज ना थोड़ी ट्रेंड की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड। वहां पर ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है लड़का इंपॉर्टेंट देन लड़की। क्यों नहीं है? क्योंकि सर वहां पे चिड़िया कॉन्सेप्ट चलता है जो अपने यहां नहीं है। चिड़िया कॉन्सेप्ट का मतलब है बेसिकली कि बच्चा जैसे बड़ा होगा, माँ बाप खुद धक्का मार के निकाल देंगे, तुम हमारे साथ मत रहो, अपना घर खुद बनाओ रहो, हमने तुमको पाल पोस दिया, अब हम अपना पूरा एंजॉय करेंगे लाइफ। उनका वो है, उनका वो कल्चर ही है, वो उस तरह का कल्चर है कि पेरेंट्स डोंट वांट टू कीप द चिल्ड्रन, ठीक है, इट्स लाइक दैट, वी डोंट नीड योर सपोर्ट, यू सपोर्ट, मतलब गेट आउट ऑफ द हाउस, वहां ऐसा है। तो अगर वहां पे वो कल्चर है तब बेटा हो या बेटी, हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर एनी मोर। पर इंडिया में क्या है, चिड़िया कल्चर नहीं है, इंडिया में है एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब है वंश आगे कौन बढ़ाएगा, खानदान आगे कैसे चलेगा, वैसा वाला वंश। तो यहां पे ऑब्वियसली वो जनरेशनल फैमिलीज एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ग्रैंडफादर, फादर, सन, वो पूरा एक साथ रहता है। तो वहां पे इस तरह के माहौल में, इस तरह के कल्चर में इंडिया में वो एंसेस्ट्री कल्चर है कि एक जॉइंट फैमिली होगी और पूरा जनरेशन आफ्टर जनरेशन करने होगा। तो वहां पे ऑब्वियसली मालूम है कि किसी भी सूरत में बेटी जनरेशन में कंटिन्यू आगे उसी घर में कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो तो मैरिज होकर जाएगी। तो इसलिए बॉय को सपोर्ट आ रहा है, दैट इज वाई वो जेंडर बायसनेस आ जाता है, एंड दैट इज वाई वो सोनोग्राफी वाला लॉ बनना पड़ता है। अब गेटिंग माय पॉइंट? तो बोलता है अगर किसी लॉ को समझना है तो परंपराओं को समझना पड़ेगा। बीफ बैन हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ कई जगहों पे आपको दिखेगा अनऑफिशियली ऑफिशियली बीफ बैन है। इनफैक्ट जिन राज्यों में बीफ बैन नहीं भी है, वहां पे भी जहां पर भी मांस बिकता है वहां पे दुकानदार लोग अलग से लाते हैं कि हम लोग बीफ नहीं बेचते, बिकॉज उनको अनऑफिशियली मालूम है कि इससे बगावत हो जाएगी। तो अगेन ये हमारे देश का है ना कि काउ इज अ सेक्रेड एनिमल। बाकी देशों में तो गाय भैंस वगैरह का मीट कंज्यूम किया जाता है, क्रिश्चियंस बीफ कंज्यूम करते हैं। दो ऐसे चीज जो हिंदू कंज्यूम नहीं करेगा या मुस्लिम कंज्यूम नहीं करेगा, वो क्रिश्चियन जरूर कंज्यूम करेंगे। मुस्लिम्स पोर्क कंज्यूम नहीं करेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे हमारे लिए लाओ, ठीक है। और इंडियंस जो हिंदूज हैं वो बोलेंगे कि भाई हम गौ मांस वो कंज्यूम नहीं करेंगे। अगेन क्रिश्चियन वो भी खाते हैं, पर एक चीज ऐसा है जो क्रिश्चियन भी नहीं खाते, वो चाइनीज खाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं जो कोई नहीं खाएगा वो हमारे लिए है, ठीक है, और वो लोग कुछ भी खा लेते हैं। हाँ अच्छा, अब एक ही करके सब जानवर गिराएगा क्या? ठीक है, हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वो बोलना चाहता है कंटेम्पोरेरी और एक्सपोजिटिव, ये दो चीज थोड़े अलग है। कंटेम्पोरेनिया बोलता है कि जब वो लॉ बना था उस समय का माहौल देखो, ऑप्टिमा बोलता है उस देश की उस समाज की परंपरा देखो। सेकेंडरी रूल्स क्लियर है। अब मैं घुस रहा हूं एड्स में। कितने एड्स हैं? 16, 10 इंटरनल एड्स। ये रहे 10 इंटरनल एड्स। क्या क्या है? नंबर 1 लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, मार्जिन नोट, डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, स्टैट्यूट। सर इंटरनल एड वो होते हैं जो बेयर एक्ट के अंदर ही होते हैं, जो बेयर एक्ट के अंदर ही होते हैं, जिसको आप इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहला क्या है? लॉन्ग टाइटल। कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। मतलब इस एक्ट का मकसद क्या है कि कंपनी लॉ पे जो 2-3 अलग अलग लॉ थे उनको एक साथ लाना और उनको चेंज करना। तो इस लॉन्ग टाइटल से, पूरे नाम से आपको पता चला ना कि कंपनी लॉ का अल्टीमेटली पर्पस क्या है। इंटरनल एड्स आपको हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द एसओपी,
Scope, object and purpose of the enactment. Companies Act 2013 is a short title. लॉन्ग टाइटल पूरा है एनैक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज. उससे आपको पर्पस समझ में आता है. प्रियम्बल भी वही होता है लॉन्ग टाइटल जैसा, उससे भी क्या समझ में आता है? पर्पस. सबसे बढ़िया प्रियम्बल हमारे देश में एक ही चीज का है, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हेडिंग, सेक्शंस की हेडिंग होती है कि नहीं, उससे पूरे सेक्शन में क्या आने वाला है उसका एक भावार्थ पता चल जाता है. सेक्शन नंबर 96 कंपनी लॉ, AGM, मतलब उसमें जो भी लिखा है किस चीज के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग, तो पर्पस समझ में आ रहा है ऑफ दैट सेक्शन. मार्जिनल नोट्स का मतलब होता है जैसे ये अपने लॉ लिखे, बाजू में खाली स्पेस है, मार्जिन, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल नोट्स. मार्जिनल नोट्स को लेके कंट्रोवर्सी है. कोर्ट बोलता है मार्जिनल नोट्स मे बी यूज्ड, मे नॉट बी यूज्ड. जनरली हेल्ड व्यू इज दैट मार्जिनल नोट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन. हाउएवर संविधान के अंदर जो मार्जिनल नोट्स है दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन. डेफिनेशंस काम आते हैं कि नहीं इंटरप्रिटेशन में? कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ सोचो, देखो तुम लोग तो अब पढ़ लिख लिए हो तो बात अलग है. एक साइंस का लड़का है या साइंस की लड़की है जिसको मालूम ही नहीं कॉमर्स क्या है, सोचो वो कंपनी लॉ उठाती है और बीच में एक सेक्शन में घुसते हैं और वहां पे लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी, छोटा कंपनी. ना व्हाट इज छोटा कंपनी भाई? तो अपने को अब समझ में तो आ नहीं रहा है, तो उसके लिए अपने कहां जाएंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 85, वहां बोला हुआ स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू, तो इनको बोलते हैं स्मॉल कंपनी. तो डेफिनेशंस आल्सो हेल्प इन इंटरप्रिटेशन. इलस्ट्रेशंस आपको ना खाली पुराने लॉज में मिलेंगे, नए लॉज में इलस्ट्रेशन आने बंद हो चुके हैं. आजादी के बाद से मोस्टली जितने भी लॉज हैं उनमें इलस्ट्रेशन नहीं है. हम लोग को सबसे पहले लॉ का जो एक स्वाद मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलता है फाउंडेशन में. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? वो सर 150-2 साल पहले का, 1872. तो उसमें इलस्ट्रेशन से भर भर के इलस्ट्रेशन है. उसमें बोला हुआ है कि एक पगला आदमी, अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब अनसाउंड माइंड पगला का उन्होंने पूरा इलस्ट्रेशन देकर समझाया कि देखो एक तो पगला पगला होता ही है, पर कई बार जो नॉट पगला है वो भी पगला हो सकता है ना. उसके इलस्ट्रेशंस हैं जैसे ल्यूनेटिक इन एन असाइलम, वो तो पागल खाने में वो तो नहीं करेगा, लेकिन अ सेन मैन डेलिरियस ऑफ फीवर, एक नॉर्मल व्यक्ति जो एकदम बुखार से पीड़ित है, बीमार है, वो भी टेम्पररी अनसाउंड माइंड का हो जाता है. ठीक है ना, होता ही है. या फिर जो ड्रंकन स्टेट में इनएब्रिएटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब अल्कोहल या ड्रग्स है, तो वो भी क्या है? अनसाउंड माइंड है. तो कोई व्यक्ति अगर नशे की हालात में, नॉर्मल व्यक्ति है, ऐसे तो पगला नहीं है वो, पर नशे की हालात में अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, इज इट वैलिड और इनवैलिड? वॉइड एब, वेरी गुड. प्रोवाइजो तो पूरे लॉ में पहले दिन से बोनी हो जाता है इसका. प्रोवाइजो, any paragraph after the section starting with the word provided that is a proviso. Proviso is an exception to the section. ठीक है. explanation, ये भी आपको इक्के दुक्के जगह मिलेंगे. मैं ताजा एग्जांपल देता हूं. कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 96 AGM, मैंने लिखाया भी होगा एग्जांपल. सेक्शन नंबर 96 AGM में बोला हुआ है AGM कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलीडे. तो वहां पे सेक्शन 96 के लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, नेशनल हॉलीडे मीन्स एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट अगर हॉलीडे बोलते तो नेशनल हॉलीडे नहीं है. क्लियर कर दिया एकदम. वैसे तो नाम में नेशनल था, फिर भी क्लियर कर दिया ना. तो एक्सप्लेनेशन का पर्पस होता है उस सेक्शन के बात को और क्लैरिफाई करके स्पष्टता से सामने रखना. 9 नंबर शेड्यूल सारे सेक्शंस खत्म होने के बाद आता है, पर होता तो बेयर एक्ट के अंदर ही है ना, होता तो. एंड शेड्यूल इज कनेक्टेड टू द सेक्शन. ठीक है. शेड्यूल्स में एक आसान बात है, शेड्यूल को अमेंडमेंट करना इज लाइक अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को अमेंड करना. उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल. फॉर एग्जांपल शेड्यूल 7 क्या है? CSR. वेरी गुड. CSR का सेक्शन बोलो. 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक कंपनी CSR में कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है? 12 एक्टिविटीज. मैं कल या परसों कराया हूं शायद. 12 एक्टिविटीज का लिस्ट होता है. शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 आपको बताता हूं, जब ये आया था शुरू में ना इतना सा था, अभी इतना बड़ा हो गया है. तो उसमें पता बार बार अमेंडमेंट कर करके कौन ऐड किया? नॉट पार्लियामेंट. शेड्यूल्स आर अमेंडेड बाय MCA, नॉट पार्लियामेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ अ subordinate legislation, although it is inside the Bayer Act, and every schedule is always connected to a section. Schedule 7 किस पे? Section 135 CSR. ठीक है. नंबर 10 एक्चुअली कोई टूल नहीं है, ये तो एक कहावत है. रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, तब जाके आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगा.
पार्शियल पिक्चर समझ में नहीं। इंटरनल एड्स, एक चीज जो बहुत ही गड़बड़ लगी मुझे, पर अब मेरे हाथ में तो है नहीं, वो ये है सर 7 एक्सटर्नल एड्स होते थे, आईसीआई ने बोल दिया 6। जो सबसे जरूरी एक्सटर्नल एड था उसी को बोला उड़ा दो। लॉ पढ़ते वक्त सबसे बेस्ट एड ऑफ इंटरप्रिटेशन इज केस लॉ। केस लॉ मतलब कोर्ट केसेस, इंडियन कोर्ट केसेस। आप कोई भी लॉ पढ़ो हिंदुस्तान में, लॉ पढ़ो, टैक्स पढ़ो, उसमें भर भर के केस लॉ होता है। एंड केस लॉ में बेसिकली कोर्ट सेक्शन में लिखी बात को इंटरप्रेट करके बताता है। तो इंडियन जुडिशरी के जो जजमेंट्स आए हैं, जुडिशियल डिसीजंस आए हैं, जिसको हम केस लॉ बोलते हैं, दे आर द बेस्ट टूल्स ऑफ एक्सटर्नल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हटा दिया उससे, बोला क्या क्या देखो ये है। नंबर 1 हिस्टोरिकल सेटिंग। ये तो सर सुनने में सेकेंडरी रूल जैसा है, कंटेम्पोरेनिया जैसा, कि जब लॉ बना था उस वक्त हिस्ट्री क्या चल रही थी सोचो। नंबर 2 ये जो नया लॉ आया है ये कई लॉ को जोड़ के आया है, तो उन कई लॉज में जो मतलब था उसको अगर आप समझोगे तो नए लॉ का मतलब भी समझ में आएगा। जीएसटी तुम्हारे सिलेबस में सबसे बड़ा कंसोलिडेटिंग शेड्यूल कौन सा है? 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके आया जीएसटी, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। यूजेज का मतलब होता है हाउ द पब्लिक हैज बीन इंटरप्रेटिंग इट एंड फॉलोइंग इट ओवर अ टाइम, दैट्स कॉल्ड यूजेज। कि एक पर्टिकुलर लॉ को आम जनता ने किस तरह से इंटरप्रेट किया और किस तरह से फॉलो किया, हमेशा वो दिखाता है कि समाज उसका इंटरप्रिटेशन क्या ले रहा है, एंड जनरली कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक सिंपल एग्जांपल, हुंडी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मुझे पता है फाउंडेशन में है, सुने हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज, a bill of exchange drawn in an oriental language is called हुंडी। तो सरकार ने स्वयं व्यापारियों के बीच चलने वाला जो मतलब कच्चा इंस्ट्रूमेंट है उसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया कि नहीं दिया? क्योंकि लोग फॉलो कर रहे हैं तो लेट देम फॉलो, चलने दो। पुराने लॉज नए लॉज को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। डिक्शनरी भी कभी कभी हेल्प करता है, जहां कोई शब्द का मतलब लॉ में नहीं है, जनरल क्लॉज एक्ट में भी नहीं है, वहां पे आप लीगल डिक्शनरी रेफर कर सकते हो। एंड फॉरेन केस लॉ, अरे अजीब बात है, फॉरेन केस लॉ यूज करते हैं, इंडियन नहीं कर सकते क्या? तो वो होना चाहिए था ना, वो इन्होंने उड़ा दिया, तो अब मेरे हाथ में तो है नहीं, उड़ा दिया। 6 एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इस चैप्टर में ना नाम तो है IOS, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, पर इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डीड, तो उसका इंटरप्रिटेशन का भी रूल्स दिया हुआ है। आओ देखते हैं, हेडिंग पढ़ो। मिला सबको हेडिंग? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो पढ़ के इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए कितने नियम है? 6। पढ़ो। नंबर 1, एक सिंपल बात बोल रहा हूं जो तुम लोग सबके काम की भी है। मान लो कि योर पेरेंट्स परचेज अ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो एक एग्रीमेंट बनता है, उसको बोलते हैं कन्वेयंस डीड। वो तुमको लाके दी और बोले पढ़ो और समझाओ। डीड को पढ़ते वक्त आपको सबसे पहला काम करना है, उस डीड के सराउंडिंग जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप डीड को समझ पाओगे। प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है, जो बिल्डर है या सेलर है उससे टाइटल कन्वे होके, टाइटल मतलब ओनरशिप कन्वे होके तुम्हारे परिवार वालों के नाम पे आ रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको पूरा सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप उस डीड को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो बिकम अ रीजनेबली वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, तभी तुम सही इंटरप्रेट कर पाओगे। नंबर 2, देयर इज अ गोल्डन रूल, ठीक है। दोनों पार्टीज का इंटेंशन समझो। स्पिरिट ऑफ द डीड, जैसे स्पिरिट ऑफ द लॉ होता है वैसे स्पिरिट ऑफ द, दोनों पार्टी का इंटेंशन जब आपको क्लियर होगा तब आप और बेहतर इंटरप्रेट कर पाओगे। नंबर 3, दोनों पार्टीज की स्टेटस एंड ट्रेनिंग को समझो, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। बिकॉज अ वर्ड यूज्ड बाय अ लिटरेट पर्सन एंड अ वर्ड यूज्ड बाय एन इलिटरेट पर्सन विल हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा। नंबर 4, एक डीड को पढ़ते वक्त दूसरे डीड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट मेक एनी रेफरेंस टू अनदर डीड, क्योंकि वो वैसे वर्क नहीं करता,
ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में टर्म्स कंडीशन अलग है, दूसरे के बीच में टर्म्स कंडीशन अलग है, तो आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सेम वर्ड जो थ्रू आउट द डीड यूज हुआ है शैल बी अज्यूम्ड टू हैव सेम मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट अदरवाइज। लास्ट, अगर एक ही एग्रीमेंट के दो क्लॉजेस या पार्ट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप हारमोनियस लगाने की चेष्टा करो, हारमोनियस, कि दोनों की बात मन जाए। लेकिन अगर हारमोनियस ना बने तो जो पहले वाला पार्ट है वो माना जाएगा। द अर्लियर क्लॉज शैल प्रिवेल ओवर द लेटर क्लॉज। ठीक है, सो दैट वाज इंटरप्रिटेशन। 1 घंटे से लगातार बड़बड़ कर रहा हूं मैं इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है, 57 मिनट्स। तो ये इंटरप्रिटेशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मस्त चीज है। अभी कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना, तो अब इसको अगर ऊपर उठाना है तो तरीका क्या है? किताब की जो भाषा है वो बार बार रीड करनी पड़ेगी, इतनी रीड करनी पड़ेगी कि वो तुम्हारे अंदर चली जाए। मतलब तुम यू आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग दैट लैंग्वेज। जैसे तुमने नोटिस किया होगा जब मैं समझा रहा था तो मेरे एग्जाम्पल्स कैसे भी हो, मेरी भाषा बहुत ही साफ सुथरी क्लिष्ट थी, क्योंकि वो पूरा बुक का लैंग्वेज का वर्ड्स यूज करके मैं कन्वे कर रहा था। तो वैसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो लैंग्वेज अंदर जाएगा, तब वही लैंग्वेज एग्जाम में निकल के आएगा। तो अच्छा चैप्टर है, 8 से 10 मार्क वेटेज। थैंक यू।